ये कहानियों का सफ़र है जहां हर पल एक नया राज खुलता है, जहां हर किरदार अपनी ज़िंदगी से लड़ता है और जहां आपको मिलती हैं वो कहानियां जो दिल को छू लें और रातों की नींद उड़ा दें। स्वागत है आपका इनोसेंट स्टोरी पर, जहां हर एपिसोड एक नई दुनिया, एक नया दर्द, एक नई जीत लेकर आता है। तैयार हो जाइए क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है। दिलचस्प। अर्जुन अचानक हंस पड़ा। कहावत है, सांप की अपनी चाल होती है, चूहे की अपनी राह। जब कयामत जैसा समय आता है तो इंसान सच में जिंदा रहने के लिए हर तरह के तरीके निकाल लेता है। ड्रोन से जासूसी करना। अगर मेरी खिड़की खुली होती तो क्या वो सीधे ड्रोन को मेरे घर के अंदर नहीं भेज देती और खाना ढूंढने लगती? और अगर घर में घुसने का मौका न मिले तो पानी में तैरती हुई चीजें निकाल लेती है। कमाल है, सच में दिमाग लगाया है। छोटे भाई, क्या वो ड्रोन उसी का है? मीरा ने पूछा। अर्जुन ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, वही ड्रोन नीचे उसके घर में गया। वो तुम्हारी जासूसी क्यों कर रही है? मीरा को समझ नहीं आया। अर्जुन बोला, शायद वो खाना ढूंढ रही है। क्या? मीरा चौंक गई। फिर उसे भी समझ आ गया, लगता है उसके पास भी ज्यादा खाने को नहीं है। अर्जुन को भी अचानक एहसास हुआ, सच है, वो महिला स्ट्रीमर भी मेरी तरह पिछले आधे साल से बाहर नहीं निकली है। अगर वो अब तक जिंदा है तो जरूर उसके पास पहले खाना रहा होगा, लेकिन हाल के दिनों में ही उसने ड्रोन इस्तेमाल करना शुरू किया है। अर्जुन सोचने लगा, अगर इस ड्रोन को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत काम का हो सकता है। उसके घर में बिजली नहीं है, अगर जनरेटर नहीं हुआ तो ड्रोन ज्यादा देर नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये ड्रोन मेरे हाथ लग जाए तो मैं इसे चार्ज कर सकता हूँ। इससे इसका इस्तेमाल बहुत लंबा हो जाएगा। ड्रोन एक दूर की आंख की तरह है, सामान ढूंढने, दुश्मनों पर नजर रखने और भविष्य में मदद तलाशने के लिए बेहद कीमती। इतना ही नहीं, अगर मेरे पास ड्रोन हो तो मैं हर मंजिल देख सकता हूँ, सुनील और उसके लोगों की स्थिति समझ सकता हूँ। फिर सीएआई जही और मागुओकाई के साथ मिलकर सुनील के लोगों को एक एक करके निपटाना आसान हो जाएगा। मुझे नीचे वाली उस महिला से किसी तरह ड्रोन हासिल करना होगा। अर्जुन ने सोचा, अगर उसके पास खाना नहीं है तो शायद खाना देकर ड्रोन लिया जा सकता है। हालांकि खुद का खाना भी सीमित है। मुझे पॉइंट्स कमाने के और तरीके ढूंढने होंगे। लॉटरी सिस्टम में खाना मिलना मेरी बैकअप योजना है। पता नहीं सीएआईजी और ओल्ड माँ मछली ला पाए या नहीं। यही सोच रहा था कि पास की बालकनी से आवाज आई, अर्जुन ने सिर घुमाया। सामने वाली बालकनी में डब्ल्यू कियान खड़ी थी। अर्जुन मुस्कराया, बहन डब्ल्यू, आप यहाँ क्या कर रही हैं? डब्ल्यू कियान थोड़ी घबराई हुई लगी। मुझे लगा यहाँ कुछ आवाज आई थी, कुछ उड़ता हुआ सा दिखा। आपने देखा? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, ड्रोन था। ड्रोन? डब्ल्यू कियान हैरान रह गई। अर्जुन ने सावधान किया, खिड़कियां बंद रखिए, कोई ड्रोन से जासूसी कर रहा है, चोरी भी कर सकता है। डब्ल्यू कियान ने तुरंत खिड़कियां देखी, सब बंद थीं। तब जाकर उसने राहत की सांस ली। अर्जुन ने पूछा, सीएआई भाई और ओल्ड माँ लौटे? अभी नहीं, लगभग 1 घंटा हो गया। डब्ल्यू कियान चिंतित थी। आमतौर पर कितना समय लगता है? 1 घंटा। कभी कभी अगर सामने वाले के पास मछली न हो तो इंतजार भी करवाते हैं। वो मछली किसके बदले लेते हैं? इंस्टेंट नूडल्स के मसाले के पैकेट। अर्जुन चौंक गया, सिर्फ मसाले के बदले मछली? डब्ल्यू कियान ने सिर हिलाया। मछली के सूप में थोड़ा मसाला डालो तो स्वाद आ जाता है। अभी तो किसी के पास नमक भी नहीं है। अर्जुन दंग रह गया। उसके पास तो नमक जमा था, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि ज्यादातर लोगों के पास कुछ भी नहीं है। इसी बीच मीरा कपड़े ठीक करके बालकनी पर आ गई। अर्जुन ने दोनों का परिचय कराया। थोड़ी बातचीत हुई। जब डब्ल्यू कियान को पता चला कि ये घर पहले मीरा का था तो वो थोड़ी असहज हो गई और माफी मांगने लगी। मीरा ने खुलकर हाथ हिला दिया। अब यहाँ वापस आने का उसका कोई इरादा नहीं था। वहाँ न खाना था न अपनापन। यहाँ खाना, शांति और निजता थी। कुछ देर में ग्रैनी ली भी बातचीत में शामिल हो गई। तीनों औरतें बातें करने लगीं, भविष्य की चिंता और सुनील के लोगों के लिए गुस्सा। अर्जुन कई बार बात काटना चाहता था, लेकिन मीरा पूरी तरह बातचीत में डूबी हुई थी। सबके अंदर बहुत कुछ जमा था, किसी से बात करना जरूरी था। अर्जुन चुपचाप पास खड़ा रहा, लेकिन उसके हाथ शांत नहीं थे। वो धीरे से मीरा के पीछे पहुंचा। मीरा अचानक सिहर गई और हल्की सी आवाज निकल गई। डब्ल्यू कियान घबरा गई। मीरा, सब ठीक है? मीरा जल्दी से बोली, हाँ, मच्छर है। अर्जुन ने सामान्य सा चेहरा बनाकर कहा, जून का महीना है, मच्छर तो होंगे। ग्रैनी ली बोली, 32वीं मंजिल पर भी? डब्ल्यू कियान ने कहा, अब हर जगह नमी है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ग्रैनी ली ने प्यार से पूछा, अगर चाहिए तो मच्छर मारने की दवा दे दूं? मीरा हकलाते हुए बोली, नहीं। अर्जुन मुस्कराया, कोई जरूरत नहीं,
वो मीरा के पास झुका और कान में फुसफुसाया। इतनी सेंसिटिव, मीरा लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोली, छोटे भाई प्लीज अंदर चलो। अर्जुन ने डब्ल्यू कियान और ग्रानी ली से कहा, आप लोग भी खिड़की से दूर रहिए, हम अंदर चलते हैं। अंदर आते ही मीरा के पैर लड़खड़ा गए। अर्जुन ने उसे गोद में उठा लिया और सोफे पर रख दिया। छोटे भाई, उसकी आंखों में आकर्षण था। आधे साल से दबा हुआ अर्जुन अब खुद को रोक नहीं पाया। रुको 1 मिनट, मैं ओव्यूलेशन में हूँ, प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। मीरा घबरा गई। अर्जुन को जेब में रखे कॉन्डम याद आए, लेकिन उसने कुछ और सोचा। उसने मीरा की ओर देखा। ऐसे समय में कैसे रुकूं? मीरा शर्म से लाल हो गई। अर्जुन ने उसके कान में कुछ कहा। मीरा पूरी तरह लाल पड़ गई। ये काम करेगा? अर्जुन हैरान हुआ। तुमने कभी ट्राई नहीं किया? ना, नहीं, वो गंदा लगता है। अर्जुन मुस्करा उठा। सिस्टम में अब भी पहली बार वाली ही थी। ओह! बाथरूम में मीरा सूखी उल्टी जैसा महसूस करते हुए झुकी हुई थी। उसकी नज़र सोफे पर लेटे अर्जुन पर पड़ी और चेहरे पर हल्की नाराजगी झलक आई। अर्जुन संतुष्ट महसूस कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मीरा दीदी, तुम्हें अभी और अभ्यास करने की जरूरत है। मीरा का चेहरा लाल हो गया। उसने मुंह पोंछा और फिर वापस उसके सीने से लग गई। शिकायत भरे लहजे में बोली, तुम बस मुझे परेशान करना चाहते हो। अर्जुन जोर से हंस पड़ा। यह लड़की अभी भी बहुत अनुभवहीन थी। उसमें किसी परिपक्व औरत जैसी समझ और हुनर नहीं था। क्या उसे राकेश को दोष देना चाहिए, जिसने एक कीमती चीज की कद्र नहीं की, या फिर वो लड़का ही किसी काम का नहीं था? इसी बीच दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन ने मीरा की कमर पर हल्की थपकी दी, इशारे से उठने को कहा। उसने अपनी पैंट पहनी और दरवाजे की तरफ बढ़ा। झरोखे में लगे शीशे से बाहर झांकते हुए पूछा, कौन है? अर्जुन, मैं हूँ, भाई काई। खाना तैयार है, तुम्हें और मीरा को बुलाने आया हूँ। अर्जुन ने अंदर वाला दरवाजा खोला और सेफ्टी डोर के पार काई जी को देखा। आसपास नजर दौड़ाकर जब कोई और नहीं दिखा तो बोला, भाई काई, जरा रुको, मैं मीरा दीदी को बुला लेता हूँ। मीरा दीदी, भाई काई खाने के लिए बुला रहे हैं, फ्रिज से बियर भी ले आना। दरवाजे के बाहर खड़ा काई जी चौंक गया। हैरानी से बोला, बियर? अर्जुन, तुम्हारे पास अब भी बियर है? अर्जुन मुस्कराया। महाप्रलय वाली बाढ़ के बाद मैंने शराब छोड़ दी थी। ये बियर बस पड़ी थी, आज हमारी गठबंधन की खुशी में काम आ जाएंगी। इतना कहते ही मीरा 2 बोतल बियर लेकर बाहर आ गई। उसने इस बार ज्यादा ढके हुए सादे कपड़े पहन रखे थे। शायद यही उसका रोजमर्रा का पहनावा था। भाई काई, मीरा ने अभिवादन किया। काई जी मुस्कराकर जवाब देने ही वाला था कि अर्जुन ने नील गन उठाई और सेफ्टी डोर खोल दी। काई जी कुछ कदम पीछे हटा और 3202 का दरवाजा खोलते हुए बोला, आओ, अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेना। अर्जुन ने सिर हिलाया, अपना दरवाजा लॉक किया और मीरा के साथ 3202 में दाखिल हो गया। अंदर कदम रखते ही इंस्टेंट नूडल्स की तेज खुशबू हवा में फैल गई। मीरा अनायास ही निगल गई। इस हालात में भी ऐसे जंक फूड की खुशबू को नजरअंदाज करना मुश्किल था। सेहत के लिए चाहे खराब हो, लेकिन खुशबू तो लाजवाब थी। कमरे में पहले से कई लोग मौजूद थे, दादी ली, वू कियान और काई याओ। बालकनी में बूढ़े माँ खिड़कियां सील करने में व्यस्त थे। डिंग यान अंदर ही थी, अभी बाहर नहीं आई थी। शाओलियांग, मीरा, आ गए तुम लोग, आओ बैठो। दादी ली ने मीरा का हाथ पकड़ते हुए कहा। मीरा ने कमरे को देखा। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन लोग बदल चुके थे। उसकी नजर अनजाने में मास्टर बेडरूम की तरफ गई। वहां राकेश नहीं था। उसने राहत की सांस ली। फिर किसी बात का ख्याल आते ही उसने अर्जुन की बाह थाम ली। अर्जुन ने उसके हाथ पर थपकी देते हुए कहा, ये तुम्हारा ही घर है, जहां मन हो वहीं बैठो। हाँ, ये तुम्हारा घर है मीरा, देखो, अगर यहाँ से कुछ लेना हो तो। दादी ली जल्दी से बोली। मीरा हल्के से मुस्कराई और सिर हिला दिया। नहीं दादी, अब मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। दादी ली उसके शब्दों का मतलब समझ गई। आह भरते हुए बोली, मीरा, हम औरतों की किस्मत ही कुछ ऐसी होती है। ये सुनकर मीरा की आंखें हल्की सी नम हो गईं। तभी वू कियान बीच में बोली, शाओलियांग, भाई काई कह रहे थे कि तुम इन मछलियों को देख लो। मैंने अभी पकाना शुरू नहीं किया है। अर्जुन में जैसे नई ऊर्जा आ गई। वो तुरंत लिविंग रूम की तरफ गया। भाई काई, क्या मिला है? इस बार किस्मत अच्छी रही। सुनील के लोगों के पास भी खाने की कमी हो गई है। मैंने इंस्टेंट नूडल्स का मसाला और थोड़ा नमक देकर एक सार्डिन और 2 बास मछलियाँ ली है। देखो जरा, ये मछलियाँ म्यूटेट हो चुकी हैं। कितनी बड़ी हैं? लिविंग रूम के टब में अर्जुन ने देखा। 3 मछलियाँ लगभग बाजू जितनी लंबी पानी में तैर रही थीं। सार्डिन चांदी जैसी चमक रही थी। उसके स्केल्स ऐसे लग रहे थे जैसे स्टेनलेस स्टील की प्लेटें हों। बास मछलियों पर हल्की सुनहरी आभा थी, मानो सोने का कवच पहना हो। महाप्रलय से पहले बाजार में मिलने वाली किसी भी मछली से ये कई गुना बड़ी थी। काई जी बोला, अर्जुन, तुम्हें क्या लगता है, ये मछलियाँ सुरक्षित हैं?
नीचे बहुत से लोग इन्हें खा रहे हैं। अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई। सिर्फ देखकर अर्जुन ये नहीं बता सकता था कि मछलियाँ सामान्य हैं या नहीं। उसे एक को मारकर सिस्टम पॉइंट्स चेक करने होंगे। मैं देखता हूँ, मछली मारना मेरा काम है, तुम लोग आराम करो। इतना कहकर वो टब को बालकनी में ले गया। महाप्रलय के बाद से रसोई और बाथरूम के ड्रेनेज सिस्टम बंद पड़े थे। कचरा बालकनी से ही फेंकना पड़ता था, वरना नालियाँ जाम होकर पानी वापस उगल देती। वो जैसे ही एक सार्डिन पकड़ने बढ़ा, काईजी ने तुरंत चेताया, सावधान रहना, इनके दांत बहुत तेज हैं। इतना सुनते ही सार्डिन ने पूंछ मारी, पानी से उछलकर अर्जुन के हाथ पर झपटी। अर्जुन चौंक गया और फौरन हाथ पीछे खींच लिया। हल्की रोशनी में उसने देखा, सार्डिन का मुंह नुकीले दांतों से भरा हुआ था, बेहद खूंखार। धप्पा! वो मछली हाथ चुक जाने के बाद जमीन पर जोर से गिरी। काईजी बोला, देखा कितनी खतरनाक है। अर्जुन ने सिर हिलाया। सार्डिन आमतौर पर पानी छानकर खाने वाली मछली होती है। मैंने कभी नहीं सुना कि ये इंसानों को काटती हैं, और ऐसे दांत तो कभी देखे ही नहीं। उसने सब्जी काटने वाला चाकू लिया और उसके चपटे हिस्से से सार्डिन के सिर पर वार किया। फड़फड़ाती मछली अचानक शांत हो गई। अर्जुन ने सीधे हाथ नहीं लगाया, पूछा, दस्ताने हैं? हाँ हाँ। काईजी उठने ही वाला था कि रबर के दस्ताने सामने आ गए। अर्जुन ने ऊपर देखा, डिंग्यान, पता ही नहीं चला कब आ गई। तुम यहाँ कैसे? सुना तुम बाढ़ की मछलियों पर रिसर्च कर रहे हो, तो देखने चली आई। वो झुककर सार्डिन को देखने लगी। पकी हुई तो खाई हैं, जिंदा पहली बार देख रही हूँ। अर्जुन ने दस्ताने पहने और मछली पकड़ने बढ़ा। हाथ पास आते ही सार्डिन ने फिर से पूंछ मारी, जैसे वो जानबूझकर इंतजार कर रही हो। अर्जुन चौंक गया। ये मरने का नाटक कर रही थी। इस बार उसने पूरी ताकत से हाथ मारा। धड़ाम! मछली जमीन पर दब गई। उसके नीचे से जबरदस्त ताकत का एहसास हो रहा था। बिना रुके उसने दूसरे हाथ से चाकू मारा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम! 3 बारों में स्केल्स उड़ गए। आंखों से खून निकल आया। फिर भी मछली मर नहीं रही थी। वो जमीन पर घिसटती रही, चीखती सी आवाज के साथ, जैसे टायर फिसल रहा हो। अर्जुन सन्न रह गया। इस बार उसने पूरी जान लगा दी। धप्पा! डिंग! आपने एक म्यूटेटेड सार्डिन को मारा है। आपको 5 पॉइंट्स मिले हैं। चाकू से उसका सिर फट चुका था। हड्डियां टूट गई थीं। लाल गलफड़े बाहर दिख रहे थे। शरीर अभी भी हल्का हिल रहा था, लेकिन सिस्टम झूठ नहीं बोलता। वो मर चुकी थी। अर्जुन का दिल बैठ गया। ये सार्डिन उस मछली से भी ज्यादा ताकतवर थी जिसने गलती से मेरी नेल खा ली थी। 5 पॉइंट्स, मतलब ये म्यूटेटेड इंसान के बराबर थी। लड़ते समय उसने साफ महसूस किया था, स्केल्स की सख्ती, दांतों की धार, जिंदगी की जिद और बुद्धि। हाँ, बुद्धि। मरने का नाटक करना, दूसरी बार हमला करने के लिए। क्या सच में सार्डिन इतनी चालाक हो सकती है? अर्जुन का मन भारी हो गया। वो अनंत बाढ़ के पानी को देखने लगा। अगर ये सिर्फ सार्डिन है, जो फूड चेन के सबसे नीचे हैं, तो ऊपर वाले क्या होंगे? शार्क, किलर व्हेल, वे किस हद तक बदल चुके होंगे? लायंग युन ने गहरी सांस ली और अपने मन की चिंता को दबा दिया। फिर उसने मछली को संभालना शुरू किया। जैसे ही रसोई के चाकू ने मछली के स्केल्स खुरचने शुरू किए, किर्र किर्र की आवाज ने उसका चेहरा फिर से बदल दिया। मछली के स्केल्स में भी अच्छी खासी रक्षा शक्ति थी। ऐसा नहीं था कि चाकू उन्हें हटा नहीं सकता, बस काफी ज्यादा ताकत लग रही थी। लेकिन जैसे ही स्केल्स उतर गए और उसने मछली का पेट चीर दिया, अंदर की प्रक्रिया हैरान करने वाली तरह से आसान थी। इस सार्डिन के स्केल्स बेहद सख्त थे, लेकिन उसका मांस नरम और चिकना था। अंदर की जांच के दौरान कोई असामान्यता नहीं मिली। मछली साफ करने के बाद लायंग युन ने डिंग्यान और काईजी की ओर देखा। दोनों के चेहरे अलग अलग भाव दिखा रहे थे। स्पष्ट था कि वे गहरी सोच में डूबे हुए थे। लायंग युन बोला, तुम दोनों ने भी देखा होगा, ये मछली महाबाढ़ से पहले वाली सार्डिन से बिल्कुल अलग है। इसके दांत तेज हैं, स्केल्स सख्त हैं, ताकत जबरदस्त है, जीवन शक्ति बहुत मजबूत है, और सबसे अहम बात, इसमें बुद्धि है। ये मरने का नाटक करके मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही थी। काईजी का चेहरा थोड़ा बदल गया। ऐसा कैसे हो सकता है? डिंग्यान का चेहरा भी गंभीर हो गया। क्या ये वाकई सार्डिन ही है? लायंग युन ने सिर हिलाया। हाँ, ये निश्चय ही सार्डिन है। इसका रूप बहुत नहीं बदला, बस आकार काफी बड़ा हो गया है और इसमें दांत विकसित हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अब ये मांस खाती है। ये सुनते ही दोनों और भी बेचैन हो गए। डिंग्यान ने अनायास काईजी की ओर देखा और पूछा, बाहर के पानी में ऐसी मछलियां बहुत ज्यादा हैं क्या? काईजी ने लार निगली और सिर हिलाया। काफी होंगी। कई बार मछुआरे बिना चारे के ही इन्हें पकड़ लेते हैं। लायंग युन ने सीधे कहा, पूछने की जरूरत नहीं। सार्डिन झुंड में रहने वाली और प्रवासी मछली होती है। दिन में 25 से 100 मीटर की गहराई में रहती है और रात में 5 से 10 मीटर तक ऊपर आ जाती है। हालांकि अब उनकी आदतें अज्ञात रूप से बदल चुकी होंगी।
लेकिन जिस तरह आसानी से पकड़ी जा रही हैं, उससे लगता है कि उनका झुंड वाला स्वभाव अब भी बना हुआ है। अब उसे समझ आ गया था कि सार्डिन ने उसकी लोहे की कीलें गलती से क्यों खा ली थी। जैसे ही लोहे की कीलों वाले शव पानी में गिरते, अनगिनत सार्डिन उन्हें पल भर में चट कर जाती। ये सार्डिन समुद्र की पिरान्हा बन चुकी थी। सीएआईजी और डिंग यान भी शायद यही सोच चुके थे। दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। सबसे पहले डिंग यान बोली, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम हमेशा के लिए इसी इमारत में फंसे रहेंगे? लायंग युन ने उसकी ओर देखा। अगर हमारे पास नाव हो तो शायद इधर उधर जा सकें, लेकिन अगर तुम सीधे पानी में उतरने की सोच रही हो तो उस विचार को तुरंत छोड़ दो। सीएआईजी चुप हो गया। इसी समय ओल्ड माँ भी आ गया। वो तीनों की बातें सुन रहा था। उसका चेहरा भी बेहतर नहीं था। वो बोला, हमने सोचा था कि लियो अलोंग से निपटने के बाद खाना ढूंढने के लिए समूह बनाएंगे। अब क्या करेंगे? सीएआईजी ने भी कहा, इमारत का खाना तो एक न एक दिन खत्म हो ही जाएगा। क्या हम अब सिर्फ इन मछलियों पर ही निर्भर रहेंगे? लायंग युन के पास इस सवाल का कोई साफ जवाब नहीं था। वो सिर्फ बोला, पहले लियो अलोंग की समस्या हल करें, फिर मिलकर रास्ता निकालेंगे। शायद अलमारी की लकड़ी से छोटी सी नाव बना सकें। छोटी दूरी के लिए असंभव नहीं है। हाँ, सीएआईजी ने तुरंत सहमति जताई। सबसे पहले उस मुसीबत लियो अलोंग को खत्म करना जरूरी है। जब तक वो लोग हैं, ये इमारत कभी शांत नहीं होगी। डिंग यान और ओल्ड माँ दोनों ने सिर हिलाया। म्यूटेटेड मछलियों की बात को फिलहाल टाल दिया गया, लेकिन हर किसी के मन में अपनी अपनी चिंता बनी रही। लायंग युन नीचे बैठा और बाकी दो सीबास मछलियों को संभालने लगा। सीबास की काटने की ताकत सार्डिन से ज्यादा थी। दांत और भी तेज थे। इसके स्किल्स ज्यादा नाजुक थे। ताकत ज्यादा थी, लेकिन बुद्धि साफ तौर पर सार्डिन से कम थी। काफी भद्दी और सीधी। दोनों सीबास को मारने के बाद, डिंग, आपको 12 पॉइंट्स मिले हैं। एक सीबास से 6 पॉइंट्स। ये तो म्यूटेटेड इंसान को मारने से भी ज्यादा थे। लायंग युन समझ नहीं पा रहा था कि पॉइंट्स किस आधार पर मिल रहे हैं। जीवन शक्ति? नहीं, इंसान की जीवन शक्ति इन मछलियों से कहीं ज्यादा होनी चाहिए। तो फिर किससे जुड़ा है? वो सोचने लगा और एक अनुमान लगाया। म्यूटेशन लेवल। अब तक जिन जीवों को मैंने मारा है, जिनसे पॉइंट्स मिले, उन सबके नाम में म्यूटेटेड शब्द था। चाहे म्यूटेटेड मछली हो या म्यूटेटेड इंसान, सब म्यूटेशन से जुड़े हैं। शायद जितना ज्यादा म्यूटेशन, उतने ज्यादा पॉइंट्स। जितना सोचता गया, उतना ही ये तर्क सही लगता गया। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने मछलियां तैयार कर सीएआईजी को देते हुए कहा, अगर आगे फिर मछलियां मिलें तो उन्हें मारने के लिए मुझे देना। सीएआईजी चौंक गया। अरे नहीं नहीं, ये गंदा काम तो सिस्टर डब्ल्यू और बाकी लोग कर लेंगे। लायंग युन ने मजबूरी से कहा, मुझे समुद्री जीवों के म्यूटेशन को समझना है। पहली जानकारी चाहिए। ओह, अगर ऐसा है तो ठीक है। सीएआईजी बोला, अगली बार मछली मारते समय तुम्हें बुला लूंगा। लायंग युन ने राहत की सांस ली। वो मछली मारने के पॉइंट्स खोना नहीं चाहता था। हाथ धोने के बाद उसने यांग मे को ढूंढा, जो दादी ली से बात कर रही थी। मीरा दीदी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। यांग मे तुरंत उठी और उसके साथ एक तरफ चली गई। क्या हुआ छोटे भाई? क्या तुम ओली झिकियांग ने पहले कभी ये मछली खाई है? नहीं, यांग मे ने सिर हिलाया। हम बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं करते थे। 32वीं मंजिल पर रहते हैं, मछली पकड़ना नामुमकिन है। लायंग युन की भौहें सिकुड़ गईं। तो फिर ली झिकियांग म्यूटेट कैसे हुआ? उसकी नजर बदली और उसने अचानक पूछा, तुम लोग पीने का पानी कैसे लेते थे? हम बारिश का पानी इकट्ठा करते थे। बारिश का पानी? लायंग युन का दिल धक से रह गया। सीधे पी लेते थे? यांग मे ने सिर हिलाया और आह भरी। शुरू में गैस थी तो पानी उबाल लेते थे, लेकिन बाद में गैस खत्म हो गई। आग जलाने लायक कुछ भी नहीं बचा। खाना बनाने के लिए ही बचाना पड़ता था, तो हमें पानी कच्चा ही पीना पड़ा। अच्छी बात ये थी कि बारिश का पानी काफी साफ लगता था। पीने से हम बीमार भी नहीं पड़े। लायंग युन सब समझ गया। पानी? ली झिकियांग ने कच्चा बारिश का पानी पिया था। ये बारिश का पानी इंसानों को म्यूटेट कर सकता था, और अगर म्यूटेटेड मछलियां यही पानी पी रही थीं, तो उनका बदलना भी स्वाभाविक था। लायंग युन तय नहीं कर पा रहा था, ये म्यूटेशन अच्छा है या बुरा, लेकिन इतना जरूर था कि अब सावधान रहना पड़ेगा। क्या आज रात मछली खानी चाहिए? वो सोच में पड़ गया। म्यूटेशन का मतलब क्या है? उसके दिमाग में लियो अलोंग की तस्वीर उभरी, जो सिर्फ नंगे हाथों से एंटीथेफ्ट दरवाजे को मोड़ पा रहा था। क्या इंसानों के म्यूटेट होने से ताकत बढ़ जाती है? अभी अभी जिन सार्डिन और सीबास को उसने मारा था, वे भी तो अलग अलग स्तर पर मजबूत हो चुकी थी। तो क्या म्यूटेशन असल में विकास, एवोल्यूशन ही है? लायंग युन तय नहीं कर सका। अब उसे चुनाव करना था। क्या वो अपनी शुद्ध मानव अवस्था बनाए रखे, या नए युग को अपनाकर इस विकास की राह पर चले? सबसे अहम सवाल था, क्या म्यूटेशन में कोई जोखिम है? अगर ये सिर्फ ताकत बढ़ाने तक सीमित है, तो शायद समस्या नहीं।
लेकिन अगर इसके पीछे कोई अज्ञात खतरा छुपा है, यही वो बात थी जो लायंग यून को सच में परेशान कर रही थी। अरे छोटे भाई, क्या हुआ? अर्जुन कुछ सोचते हुए भौहें सिकोड़ बैठा था। मीरा ने यह देखा तो खुद को रोक नहीं पाई और पूछ ही लिया। अर्जुन ने अपने पास खड़ी उस खूबसूरत औरत को देखा और अचानक भावुक होकर बोला, बारिश का पानी पीने के बाद तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? मीरा तुरंत मुस्कुरा दी और बोली, तो तुम मेरी चिंता कर रहे थे? छोटे भाई, फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर कुछ होता तो अब तक दिख जाता। उसने उसे बाहों में जकड़ लिया, इधर उधर देखा और धीरे से फुसफुसाई, देखो ना, मैं कितनी ठीक हूँ। तुम्हारे साथ आने के बाद मुझे पता चला कि असली मर्द क्या होता है। अर्जुन हंस पड़ा, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस इतना कहा, अगर कुछ भी अजीब लगे तो मुझे जरूर बताना। मीरा का चेहरा ऐसा खिल उठा जैसे पहली बार प्यार हुआ हो। उसके चेहरे पर एक मासूम सी लड़की वाला भाव था। उसकी भरपूर देह के साथ वह मासूमियत मिलकर अर्जुन के दिल में हलचल मचा रही थी। दिल के तूफान को दबाते हुए अर्जुन मुस्कुराया और पूछा, तुम और ग्रैनी ली क्या बातें कर रही थीं? मीरा हंसते हुए बोली, तुम जानते हो, ग्रैनी ली पहले मोहल्ला कमेटी में काम करती थीं। उन्हें यहाँ के लगभग हर रहने वाले के बारे में पता है। मैंने उनसे नीचे रहने वाली सोंगवेन के बारे में पूछा। ग्रैनी ली उसे जानती हैं। अर्जुन की भौहें तन गईं। सच में? ग्रैनी ली सोंगवेन को जानती हैं? हाँ, उन्होंने बताया कि सोंगवेन एक लाइव स्ट्रीमर है, इसलिए उसके पास काफी फुर्सत रहती है और वो अक्सर कमेटी में वॉलंटियर के तौर पर आती थी। और वो अकेली रहती है, शायद लिंजियांग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। यह फ्लैट उसने खुद खरीदा है। ग्रैनी ली कह रही थी कि वह आर्थिक रूप से ठीक ठाक है और उसका स्वभाव भी अच्छा है। मेरी उससे थोड़ी बातचीत हुई, मुझे वो अच्छी लगी। छोटे भाई, क्यों न मैं और ग्रैनी ली उससे बात करें? वो ड्रोन तुम्हारे लिए इतना जरूरी है? अर्जुन ने सिर हिलाया, बहुत जरूरी है। ड्रोन से हम दूर तक देख सकते हैं और दूसरी इमारतों से संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं ग्रैनी ली से बात करूंगी। अर्जुन हंसा और मीरा के गाल को हल्के से चुटकी ली। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें यह हुनर भी है। मीरा तारीफ पाकर ऐसे खुश हुई जैसे पेट भरकर खाना मिल गया हो। राकेश द्वारा छोड़े जाने और उस बेप्सी को झेलने के बाद मीरा को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं वह अर्जुन पर बोझ न बन जाए और उसे भी छोड़ न दिया जाए। इसलिए वह हमेशा अर्जुन की जरूरतों को सबसे ऊपर रखती थी और उसकी हर बात मानती थी। आज अचानक उसकी सराहना पाकर वह दिल से खुश हो गई। उसने अर्जुन की बाह कसकर पकड़ ली और उसे अपनी भरी हुई छाती में दबा लिया। छोटे भाई, चिंता मत करो, मैं कभी तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनूंगी। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, बेहिचक इस्तेमाल करना। अब मैं तुम्हारी हूँ, तुम मुझसे जो चाहोगे मैं करूंगी। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। सच में? बिल्कुल, तो आज रात वही कपड़े पहनना जो मैंने तुम्हारे लिए चुने हैं। क्या? मीरा शर्म से लाल हो गई और उसे हल्के से मारते हुए बोली, तुम बहुत बुरे हो। हा हा हा। अर्जुन जोर से हंस पड़ा। बालकनी में दोनों की यह नोकझोंक रसोई से वूकियान और काई जी देख रहे थे। वूकियान मुस्कुराई, मीरा और अर्जुन की जोड़ी अच्छी है। मीरा जैसी खूबसूरती और फिगर राकेश के साथ बेकार चली गई थी। काई जी भी हंसा। राकेश तो एकदम कमजोर आदमी है, वो अर्जुन से कैसे मुकाबला कर सकता है? लेकिन ये सबब की बात है। वूकियान ने आह भरी। बाढ़ से पहले 10 अर्जुन भी एक राकेश के बराबर नहीं थे। दुनिया बदल गई है, काई जी बोला। अब कानून नहीं रहा तो कुछ लोग अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं। बाहर सावधान रहना। काई जी की आंखों में चमक आई। बिल्कुल, कुछ लोगों के लिए कानून हटना मतलब अपनी काबिलियत दिखाने का मौका। तुम अर्जुन की बात कर रहे हो? हाँ, अर्जुन और सुनील। शांति के समय ये समाज के सबसे नीचे थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इतने ऊंचे विचार रखते हो उसके बारे में? काई जी ने सिर हिलाया। वो जवान है, जोशीला है और निर्दयी भी। सुनील डरावना है, लेकिन इतने समय में सिर्फ अर्जुन ही है जो उसके सामने डटकर खड़ा हुआ है। म्यूटेंट मछलियों का अध्ययन, हमारे साथ गठबंधन, हर कदम सोच समझकर। आज जब मैं उसके दरवाजे गया तब भी उसने पूरी सावधानी बरती। ऐसा आदमी अगर हादसे से बच गया तो जरूर आगे जाएगा। वूकियान हल्की मुस्कान के साथ बोली, इतनी सावधानी को डरपोक भी कह सकते हैं। काई जी हंसा। डरपोक? डरपोक आदमी सुनील के लोगों को मारने की हिम्मत नहीं करता। और अगर वो डरपोक होता तो क्या खुलेआम किसी औरत को अपने घर रखता? मीरा बेवकूफ नहीं है। अगर अर्जुन राकेश जैसा होता तो क्या वो उसके साथ रहती? वैसे मीरा से अच्छे संबंध बनाए रखना। वूकियान ने सिर हिलाया। ये कहने की जरूरत नहीं। उधर मछली तैयार हो चुकी थी। इंस्टेंट नूडल्स और मछली का सूप। पहली बार। हालात ऐसे थे कि कुछ भी मिल जाए वही बहुत था। खुशबू भी अच्छी थी, कोई अजीब खाना नहीं। अर्जुन, ओल्ड माँ, डिंग यान, आओ, खाना तैयार है। एक बड़ा बर्तन बाहर आया।
नूडल्स और समुद्री मछली की खुशबू से सबके मुंह में पानी आ गया। 2 पैकेट नूडल्स इतने लोगों में बंटे तो हिस्सा बहुत छोटा था। फिर भी अर्जुन ने अपनी पूरी मात्रा दुबली पतली काई याओ को दे दी। मैं नूडल्स नहीं खाऊंगा, बस थोड़ा पी लूंगा। ये तुम्हारे लिए, याओ याओ। मीरा भी अपना हिस्सा देने लगी, लेकिन अर्जुन ने चुपचाप रोक दिया। काई जी तुरंत बोला, ये ठीक नहीं है अर्जुन, तुम्हारी वजह से ही हम यहाँ आ पाए। तुम बियर भी लाए हो। अर्जुन हंसकर बोला, मैं ठीक हूँ, आपकी बेटी बहुत दुबली है, चलो पीते हैं। उसने नूडल्स काई याओ के कटोरे में डाल दिए। वो कियान कुछ कह न सकी, बस बोली, याओ याओ, जल्दी से अंकल अर्जुन को धन्यवाद कहो। धन्यवाद भाई अर्जुन। काई याओ ने समझदारी से अंकल की जगह भाई कहा। अर्जुन जोर से हंसा, मैं अभी 20 का हूँ, मुझे अंकल कहना तो सजा के लायक है। हंसी मजाक के बीच सबने एक साथ जाम उठाया। डिंग यान के चेहरे पर भी लंबे समय बाद हल्की मुस्कान दिखी। उस रात सिर्फ 2 बोतल बियर थीं, लेकिन सबको लगा जैसे नशा चढ़ गया हो। काई याओ के लिए घर छोड़ने के बाद यह शायद सबसे अच्छा खाना था। खाने की मेज पर बैठे हर इंसान के पास यादों में डूबने के लिए कुछ न कुछ खूबसूरत था। यह खाना सबको उस समय में ले गया जब यह आपदा अभी आई ही नहीं थी। आह, काश ये बाढ़ आई ही न होती। ओल्ड माँ की आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। ली लानहुआ ने भी आंसू पोंछे और बोली, मुझे तो यह भी नहीं पता कि शियाओया और शियाओयुआन के परिवार अब कैसे होंगे। बच्चों की बात आते ही बूढ़ा दंपति और ज्यादा उदास हो गया। काई जी भी चुप हो गया और उसने अपनी पत्नी वू कियान की ओर देखा। कम से कम उनका परिवार अभी भी एक साथ था, इसके लिए वे खुद को भाग्यशाली मान रहे थे। यह भी सौभाग्य था कि महाबाढ़ एक ही दिन में नहीं आई, बल्कि पूरे 6 महीने तक चली। इसी वजह से सब सुरक्षित अपने घर लौट सके और उनकी बेटी को समय रहते स्कूल से वापस लाया जा सका। इतना समय मिलने पर, चाहे कोई कितना ही धीमा क्यों न हो, आपदा से पहले थोड़ा बहुत खाना तो जमा कर ही लेता। मेज पर माहौल और भारी हो गया। तभी अर्जुन ने मुंह खोला, सब लोग, आपदा आ चुकी है, लेकिन कम से कम हम जिंदा तो हैं, है ना? डिंग यान ने अचानक पूछा, क्या तुम्हें लगता है कोई बचाव आएगा? सभी का ध्यान तुरंत इसी बात पर टिक गया। माँ गुओकाई खुद को रोक नहीं पाया। इतनी बड़ी बाढ़ दुर्लभ है, लेकिन क्या पूरा देश ही ठप पड़ जाएगा? देश के पास जहाज, सेना, पनडुब्बियां, विमानवाहक पोत और हवाई जहाज हैं। मुझे नहीं लगता कि हालात इतने बेकाबू हो गए होंगे। काई जी ने भी कहा, मुझे भी यही लगता है। डिंग यान ने गंभीर स्वर में पूछा, तो फिर 6 महीने हो गए, अब तक सरकार की तरफ से कोई बचाव क्यों नहीं आया? शुरुआत में खबरें आती थीं, फिर बस इतना कहा गया कि घर में रहो और खाना जमा करो। क्या इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने हाल पर छोड़ दिया गया है? काई जी ने कहा, देश में इतने लोग हैं, शायद सबको एक साथ बचाना मुश्किल हो, या फिर वे पहले जरूरी लोगों को बचा रहे हों। तो हवाई जहाज कहाँ हैं? डिंग यान ने सवाल किया। इतने समय में एक भी जहाज आसमान में नहीं दिखा, क्या यह अजीब नहीं है? काई जी ने जवाब दिया, बाहर लगातार तूफान और बिजली गिर रही है। ऐसे मौसम में हवाई जहाज उड़ाना आसान नहीं होता। दोनों के बीच थोड़ी बहस के बाद ओल्ड माँ ने अर्जुन की ओर देखा। शियाओलियांग, तुम्हारा क्या सोचना है? अर्जुन ने सिर हिलाया, अब इस पर बात करने का क्या फायदा? जब तक बचाव नहीं आता, हमें खुद पर ही भरोसा करना होगा। इस वक्त सुनील और उसके लोग हमारा सबसे बड़ा खतरा हैं। अगर ऊपर से कोई मदद नहीं आई, तो हम हमेशा खतरे में रहेंगे। सरकार कब आएगी, यह सोचने से बेहतर है कि पहले सुनील को कैसे गिराया जाए। सबने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल सही। चाहे बचाव आए या न आए, हमें जीना है। पहले सुनील से निपटते हैं। काई जी ने पूछा, अर्जुन, सुनील के पास काफी लोग हैं, अब क्या किया जाए? अर्जुन ने उसकी ओर देखा। जिस मदद की तुम बात कर रहे थे, आज उसे ढूंढने गया था, लेकिन वो नहीं मिला। बाद में फिर कोशिश करूंगा। अर्जुन ने पूछा, तुम उसकी स्थिति अच्छे से जानते हो? काई जी ने सिर हिलाया। वो और उसकी गर्लफ्रेंड पहले हमारे सामने वाले फ्लैट में रहते थे। बाढ़ के बाद उसने बहुत सारा खाना जमा किया था। जब लगातार बारिश हो रही थी और कोई बाहर नहीं जा सकता था, तब उसने पड़ोसियों के साथ खाना बांटा। लेकिन इसी वजह से वह सुनील के लोगों की नजर में आ गया। सुनील ने लोगों को इकट्ठा किया, लूटपाट शुरू की और घरों पर कब्जा किया। उसी दौरान उसकी गर्लफ्रेंड के साथ सुनील ने बलात्कार किया। वह सदमा सह नहीं पाई और इमारत से कूदकर जान दे दी। तब से उसके दिल में सुनील के लिए गहरी नफरत है, लेकिन वह जानता है कि अभी सीधे टकराना संभव नहीं, इसलिए छिपकर रह रहा है। अब वह 30वीं मंजिल के कॉरिडोर में रहता है। कभी कभी उससे सामना हो जाता है। वू कियान बोली, शियाओ झाओ अब बिल्कुल बदला हुआ लगता है। पहले हर वक्त मुस्कुराता रहता था, अब उससे थोड़ा डर भी लगता है। काई जी ने उसकी हथेली थपथपाई। ऐसा हादसा झेलने के बाद कोई भी बदल जाएगा, लेकिन उसे सुनील से गहरी दुश्मनी है।
जैसे ही उसे पता चलेगा कि हम सुनील से निपटने वाले हैं, वह जरूर हमारे साथ आएगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। तो बाद में फिर उससे संपर्क करो। मेरा सोचना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना चाहिए, उम्र और औरत मर्द की परवाह किए बिना। कम से कम संख्या का दबाव तो बने। ऐसे समय में संख्या ही हिम्मत देती है। सुनील कितना भी ताकतवर हो, उसके पास भी सिर्फ 20-22 लोग हैं। इसके बाद हमें उन छोटे गुंडों से निपटने की योजना बनानी होगी जो उसकी मदद कर रहे हैं। डिंगयान ने अर्जुन की ओर देखा। कुछ बोली नहीं, लेकिन उसकी आंखों में क्रूरता की झलक थी। वह अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि सुनील के गिरोह के लिए थी। ओल्ड माँ और काई जी ने एक दूसरे को देखा और खत्म करना शब्द का मतलब पूछने से बच गए। मेज पर औरतें भी थीं, यह बातें उनके लिए नहीं थीं। ठुठुठ। उसी वक्त बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अर्जुन, काई जी और ओल्ड माँ तुरंत एक दूसरे को देखने लगे। राकेश। बाहर से एक भारी आवाज आई। अंदर बैठे सब लोग सिहर गए। ओल्ड माँ और काई जी तो झट से खड़े हो गए। सुनील। यह आवाज वे बहुत अच्छे से पहचानते थे। यह सुनील ही था। अर्जुन की आंखें हल्की सी चमकी। ओल्ड माँ और काई जी के चेहरे पर हैरानी थी। स्पष्ट था कि उन्होंने उसे नहीं बुलाया था। यह देखकर अर्जुन को थोड़ी राहत मिली। अर्जुन खड़ा हुआ, सबको चुप रहने का इशारा किया और मीरा से धीरे बोला, मीरा दी, जाकर देखो वो क्या चाहता है। मीरा का चेहरा डर से पीला पड़ गया, लेकिन इतने लोगों की मौजूदगी और अर्जुन के साथ होने से उसमें थोड़ी हिम्मत आ गई। मैं उसे कैसे परखूं? जो मैं कहूं वही कहना। ठीक है। मीरा अर्जुन के साथ दरवाजे तक गई। ओल्ड माँ और काई जी भी पीछे पीछे आ गए, जबकि डिंगयान तुरंत अंदर गई और एक अस्थायी क्रॉसबो का तीर उठा लाई। अर्जुन ने मीरा के कान में कुछ फुसफुसाया। मीरा ने गहरी सांस ली और दरवाजे के पार से बोली, सुनील, तुम्हें क्या चाहिए? दरवाजे के बाहर खड़ा सुनील यह आवाज सुनकर पल भर को ठिठक गया। आखिरकार, जब भी वह पहले राकेश से मिलने आता था, मीरा तो जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं करती थी। यह पहली बार था जब उसने मीरा को बोलते सुना। सुनील के दिमाग में मीरा की भरी पूरी, सेक्सी देह और आकर्षक चेहरा घूम गया और वह जोर से हंस पड़ा। ओह मीरा बहन, आज तो तुमने मुझसे बात कर ही ली। तुम्हारा आदमी कहाँ है? मीरा घबराकर अर्जुन की ओर देखने लगी। अर्जुन ने फिर फुसफुसाया और मीरा जोर से बोली, तुम यहाँ स्वागत योग्य नहीं हो। सावधान रहो, सामने वाले फ्लैट का अर्जुन तुम्हें मार देगा। हा। मीरा बहन, तुम्हें मेरी इतनी चिंता हो रही है? फिक्र मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने पहले ही झरोखे को ढक दिया है। अच्छी बहन, दरवाजा खोल दो। भाई सुनील तुम्हें खाने का सामान देगा। बाहर जोर जोर की हंसी गूंज उठी। लगता था बाहर कई लोग खड़े थे। मीरा बुरी तरह घबरा गई। अर्जुन ने धीरे से काई जी से पूछा, क्या तुम्हारे पास आईना है? 1 सेकंड। काई जी अंदर गया और टूटा सा शीशा ले आया। अर्जुन ने झरोखे पर शीशा टिकाकर बाहर देखा। जो उसने देखा, उससे उसकी सांस अटक गई। दरवाजे के बाहर सुनील के आगे आगे 5-6 हट्टे-कट्टे आदमी खड़े थे। दोनों मंजिलों की सीढ़ियां साफ दिखाई नहीं दे रही थीं, इसलिए यह तय नहीं था कि आसपास और लोग मौजूद हैं या नहीं। ये लोग क्या करना चाहते हैं? अर्जुन के मन में गहरी शंका भर गई। उसने तुरंत काई जी और ओल्ड माँ की ओर मुड़कर कहा, मैं अभी वापस जाता हूँ। अगर वे जबरदस्ती घुसने की कोशिश करें तो हमें मिलकर काम करना होगा। क्या तुम्हारे पास कोई हथियार है? काई जी और ओल्ड माँ गंभीर हो गए और सिर हिलाया। चिंता मत करो, हमारे पास घर में बने भाले भी हैं। अर्जुन बोला, जितना हो सके शोर मत करना। मीरा दी को ही बात संभालने दो। सुनील को यह एहसास मत होने देना कि तुम लोग यहाँ शिफ्ट हो चुके हो। देखो, वह असल में करना क्या चाहता है। इतना कहकर वह तेजी से बालकनी की ओर दौड़ा। वह एयर कंडीशनर की यूनिट के बीच से फिसलते हुए अपने घर की बालकनी की तरफ चढ़ गया। किस्मत अच्छी थी कि रस्सी अभी भी लगी हुई थी, नहीं तो इस तरह चढ़ना बहुत खतरनाक होता। अर्जुन ने सोचा कि दोनों एसी यूनिट के बीच एक लकड़ी का तख्ता रख दिया जाए तो आना जाना और आसान हो जाएगा। घर के अंदर घुसते ही उसने पेट्रोल का कैन ढूंढा और नील गन निकाल ली। उसने दरवाजे की ओर नजर डाली। वाकई झरोखा लोहे की प्लेट से ढका हुआ था। अर्जुन ने समय बर्बाद नहीं किया और सीधे अंदर वाला दरवाजा खोल दिया। धड़ाम। दरवाजा खुलते ही सुनील और उसका गिरोह चौंक गया। अगले ही पल अर्जुन ने हाथ उठाकर नील गन से फायर किया। सुनील चिल्लाया, आह वे, शियाओक्यांग आ रहे हैं। सीढ़ियों से 2 लोग तेजी से नीचे आए। माओ शियाओक्यांग और आ वेई एक अलमारी का दरवाजा उठाए हुए थे, जिसे उन्होंने अर्जुन के सामने वाले सुरक्षा दरवाजे पर जोर से टिका दिया, सारे गैप बंद करते हुए। अर्जुन का सामने का दरवाजा पल भर में लकड़ी की दीवार बन गया। हालांकि वह ज्यादा मोटा नहीं था, लेकिन नील गन को रोकने के लिए काफी था। सुनील बाहर से हंसते हुए बोला, अर्जुन, बस इंतजार कर। फिर उसकी आवाज आई, कर दो।
इसके बाद जोर जोर से टकराने की आवाजें आने लगीं। मीरा के फ्लैट का दरवाजा सुनील के लोग तोड़ने लगे। वह दरवाजा पहले ही बदला जा चुका था, डेवलपर का दिया हुआ नहीं, बल्कि रेनोवेशन के दौरान लगाया गया स्टील का दरवाजा था, जिसमें कॉम्बिनेशन लॉक था। अंदर की स्टील शीट कम से कम 2 मिमी मोटी थी, जिसे जोर से तोड़ पाना आसान नहीं था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक लॉक अलग बात थी, हिंसक तरीके से उसे आसानी से खराब किया जा सकता था। ऐसी स्थिति में सिर्फ स्टील का दरवाजा सुनील के गिरोह को ज्यादा देर नहीं रोक पाता। मीरा घबरा गई। ओल्ड माँ और काई जी भी बेचैन हो उठे। इतनी मुश्किल से ठिकाना मिला था, क्या अब फिर से सुनील उन्हें भगा देगा? हटो। नाजुक पल में डिंग यान ने काई जी और ओल्ड माँ को एक तरफ धकेला, दरवाजे की ओर लपकी और झरोखे को खोल दिया। उसने झरोखे से क्रॉसबो का तीर साधा और जोर से ट्रिगर दबा दिया। धड़ाम। उसका तीर कपड़ों की एंगर से बनाया गया था, मरोड़कर नुकीला किया गया। धनुष की जबरदस्त लचक के साथ तीर बाहर निकला। बाहर खड़ा एक आदमी संभल नहीं पाया और तीर उसकी गर्दन के आर पार निकल गया। खून फव्वारे की तरह बहने लगा। आह! वह आदमी गर्दन पकड़कर दर्द से चीखने लगा। दरवाजा तोड़ रहा दूसरा आदमी डर के मारे झुक गया और चिल्लाया, भाई सुनील, इनके पास हथियार हैं। सुनील भी चौंक गया और तुरंत सीढ़ियों की ओर पीछे हट गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि नाजुक सी दिखने वाली मीरा पलटकर हमला करेगी। कमबख्त मीरा, आज तो हिम्मत दिखा दी। सुनील ने गाली दी और हुक्म दिया, स्टील की प्लेट लाओ, झरोखा ढक दो। हाँ, झरोखा ढको और फिर दरवाजा तोड़ो। उसी पल 3201 की दिशा से जोरदार आवाज आई। फिर एक चीख गूंजी। अर्जुन के दरवाजे पर लकड़ी की तख्ती पकड़े खड़ा आहवेई अचानक पेट में लोहे की रॉड घुसने से चीख उठा। वह लोहे की रॉड असल में एक स्टील की प्राइबार थी और वह लकड़ी के तख्ते को चीरते हुए अंदर तक घुस गई थी। सुरक्षा दरवाजे के पीछे अर्जुन खड़ा था। उसका चेहरा सख्त था। 6 महीने से वह भाले से अभ्यास कर रहा था, खासकर भेदन की तकनीक पर। उसकी ताकत और निशाना दोनों ही हैरान कर देने वाले स्तर तक पहुंच चुके थे। वह अक्सर घर में अलमारी के दरवाजों पर अभ्यास करता था, पूरी ताकत से 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी तक भेद देता था। इस बार उसे डर था कि घर में बना भाला टूट न जाए, इसलिए उसने प्राइबार का इस्तेमाल किया। और नतीजा सामने था, लकड़ी चीर दी गई और पीछे खड़ा आदमी घायल हो गया। अर्जुन ने झटके से रॉड वापस खींच ली। एक और चीख गूंजी, फर्श खून से लाल हो गया। बाहर खड़े लोगों ने देखा, आहवेई के पेट में बड़ा छेद था। रॉड निकलते ही आंतें बाहर आ गईं। खून बहता रहा और वह दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। लकड़ी पकड़े खड़ा माओ शियाओक्यांग डर के मारे जड़ हो गया, तख्ता छोड़कर पीछे हट गया। तख्ता चरमराते हुए गिरा और तड़पते आहवेई पर आ गिरा, जिससे सुरक्षा दरवाजे के पीछे खड़ा अर्जुन साफ दिखाई देने लगा। अर्जुन ने हाथ में प्राइबार थामे बाहर खड़े लोगों को ठंडी नजर से देखा। बिना कुछ कहे उसने दालान से नील गन उठाई। धाय 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 नील गन चली। सीढ़ियों में दर्द भरी चीखें गूंज उठीं। सुनील के लोग जान बचाकर भागने लगे। सुनील गालियां देता चिल्लाया, धक्का मत दो साले। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। सब निचली सीढ़ियों की ओर भागे। घायल लोग कराहते रहे। सुरक्षा दरवाजे के पीछे से अर्जुन ने सुनील को घूरते हुए कहा, तुम लोगों की जान सच में सस्ती है। सुनील तुम्हें मरने भेजता है और तुम आ भी जाते हो। उसने क्या दिया है तुम्हें? खाना? शराब? नीचे बाढ़ के पानी में मछलियां हैं, खुद पकड़ लो। उसके गुलाम क्यों बने हो? क्या तुम पैदा ही हुए हो हुक्म मानने के लिए? आओ फिर कोशिश करो। एक एक गोली में सबको टेटनस भेज दूंगा। सुनील बौखलाकर बोला। अर्जुन बहुत ताकतवर बन रहा है। इस बार लकड़ी थी, अगली बार स्टील प्लेट होगी। चलो हटो यहाँ से। वह सबको लेकर चला गया ताकि अर्जुन की बातों को और न सुनना पड़े। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, ठंडी नजर से उन्हें जाते देखता रहा। डिंग, आपने एक म्यूटेंट इंसान को मारा। 6 पॉइंट्स प्राप्त हुए। अर्जुन ने आहवेई की ओर देखा, जो तख्ते के नीचे निष्क्रिय पड़ा था। उसने सुरक्षा दरवाजा खोला, लकड़ी का तख्ता अंदर खींचा और लाश को दालान में फेंक दिया ताकि दूसरों के लिए चेतावनी बने। 3202 का दरवाजा भी खुला। ओल्ड माँ और काई जी बाहर आए। उनके चेहरे अभी भी डर से सफेद थे। मीरा उन्हें धक्का देकर अर्जुन के घर में घुस आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। छोटे भाई। अर्जुन ने उसे 2 शब्दों में ढाढ़स बंधाया। फिर काई जी और ओल्ड माँ से बोला, तुमने सुना, सुनील इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। काई जी ने माथे का पसीना पोंछा। अच्छा हुआ शियाओडिंग ने तुरंत कदम उठाया। डिंग यान ने सिर हिलाया। बिना सही तीरों के यह क्रॉसबो ज्यादा असरदार नहीं है। ओल्ड माँ बोला, इतना भी काफी था। तुम्हारे बिना वे घुस चुके होते। अर्जुन गंभीर स्वर में बोला, हमें जल्द ही सुनील से निपटना होगा। वह ज्यादा देर नहीं करेगा। ओल्ड काई, उस शियाओझाओ को ढूंढो जिसके बारे में तुमने बताया था। ओल्ड माँ, ताले मजबूत करो। स्मार्ट लॉक में बहुत कमियां हैं, अंदर से भी बंद करने का इंतजाम करो। दोनों तुरंत काम में लग गए। फिर अर्जुन ने डिंग यान की ओर देखा। मेरे पास कुछ कीलें हैं,
क्या तुम उनसे तीरों के सिरे बना सकती हो? डिंग यान की आंखें चमक उठीं। हाँ, बना सकती हूँ। अर्जुन ने उसे कीलों का छोटा पैकेट फेंका। मेरे घर में वेल्डिंग मशीन भी है, काम आएगी? वेल्डिंग मशीन? बिजली है? हाँ। डिंग यान खुशी से भर उठी। तो मैं कोशिश करती हूँ। अर्जुन ने उसे अंदर आने दिया और ओल्ड माँ को सामने का दरवाजा मजबूती से बंद करने को कहा। सबने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। बस प्रवेश द्वार पर फैला खून ही गवाही दे रहा था कि कुछ ही देर पहले यहाँ कितनी भयानक लड़ाई हुई थी। अर्जुन, अब आगे क्या करें? अगर वो सच में लोहे की चादरों से दरवाजा बंद कर देता है तो तुम्हारी नेल गन और पेट्रोल किसी काम के नहीं रहेंगे। डिंग यान का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया और उसने पूछा। मीरा भी घबराई हुई नजरों से अर्जुन की तरफ देखने लगी, उसके फैसले का इंतजार करते हुए। अर्जुन ने गहरी आवाज में कहा, घबराओ मत। सुनील ने इस बार फिर अपना एक आदमी खो दिया है, वो इतनी जल्दी पलटकर हमला नहीं करेगा। तुम्हारे क्रॉसबो के तीर बहुत काम के हैं, दूर से हमला किया जा सकता है। सिस्टर मी की कमरे में वेल्डिंग का सामान है, वहाँ और ज्यादा ताकतवर तीर बनाए जा सकते हैं। मैं कुछ तरीका निकालूंगा। हम यूं बैठे बैठे इंतजार नहीं कर सकते, हमें पहल करनी होगी और पहले वार करना होगा। यह कहते हुए अर्जुन लिविंग रूम में लौट आया। उसके दिमाग में नीचे रहने वाली फीमेल एंकर सॉन्ग वन का ख्याल आ रहा था। अगर किसी तरह उसका ड्रोन मिल जाए तो शायद वो बाहर से ही सुनील के आदमियों की तैनाती देख सके। इस तरह उसे सीढ़ियों से नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि खिड़की से निकलकर एक एक करके उन पर हमला किया जा सकता है। अर्जुन की योजना देखकर डिंग यान और मीरा दोनों ने राहत की सांस ली। डिंग यान बोला, तो मैं क्रॉसबो के तीरों पर रिसर्च करने जाता हूँ। अर्जुन ने सिर हिलाया, फिर मीरा से कहा, थोड़ी देर बाद तुम मेरे साथ ग्रैनी ली को ढूंढने चलना, हम साथ में नीचे जाकर उस फीमेल एंकर को ढूंढेंगे। मीरा ने तुरंत सिर हिलाया, ठीक है, मैं ग्रैनी ली से बात कर लेती हूँ। अर्जुन बोला, बाहर जाने की जरूरत नहीं, मेरे साथ चलो। उसने बालकनी तक खींचकर लाए गए लकड़ी के तख्तों को कुल्हाड़ी से 2 हिस्सों में काटा। फिर उसने एसी यूनिट के पास ड्रिल किया, ग्रिल का दरवाजा खोला और तख्तों को बगल वाले 3202 के एसी रूम से जोड़ दिया। इस तरह दोनों बालकनियों को जोड़ने वाला एक अस्थायी सिंगल प्लैंक ब्रिज तैयार हो गया। तख्त की मजबूती को लेकर अर्जुन को चिंता थी, इसलिए उसने दूसरा आधा तख्त ऊपर रखा और नील गन से दोनों को जकड़ दिया। पुल तुरंत काफी मजबूत हो गया। फिर उसने स्टील वायर ढूंढे, छेद करके उन्हें एसी यूनिट से बांध दिया ताकि तेज हवा में पुल हिल न जाए। वो मीरा की तरफ मुड़ा, मैं पहले जाकर टेस्ट करता हूँ। मीरा के कुछ कहने से पहले ही वो ऊपर चढ़ा, अपने शरीर से रस्सी बांधी, एक साधारण सेफ्टी इंतजाम किया और कुछ ही मीटर की दूरी पार करके सामने वाली बालकनी पर पहुंच गया। सामने वाले लिविंग रूम में ओल्ड माँ और डब्ल्यू यूकियान इलेक्ट्रॉनिक लॉक ठीक कर रहे थे। अचानक बालकनी से आवाज आई तो दोनों चौंक गए। जब उन्होंने अर्जुन को देखा तो राहत की सांस ली। ओल्ड माँ जल्दी से आया और बोला, तुम यहाँ कैसे आ गए? अर्जुन ने कहा, अगर बाहर से रास्ता बंद हो गया तो हमारे दोनों घरों का संपर्क टूट जाएगा, इसलिए मैंने बालकनी पर एक अस्थायी रास्ता बना लिया है, चलो दिखाता हूँ। ओल्ड माँ और डब्ल्यू यूकियान बालकनी में दौड़ कर गए। सिंगल प्लैंक ब्रिज देखकर दोनों बेहद खुश हो गए। इस तरह दोनों घर अलग थलग नहीं पड़ेंगे। ओल्ड माँ उत्साहित होकर बोला, बहुत बढ़िया, अब घर में फंसने का डर नहीं रहेगा। डब्ल्यू यूकियान भी मुस्कराई, थोड़ा खतरनाक है लेकिन कम से कम एक रास्ता तो है। अर्जुन ने कहा, असल में सबसे अच्छा तरीका दीवार में छेद करना होगा, लेकिन अभी हमारे पास औजार नहीं हैं, इसलिए फिलहाल यही ठीक है। ये रास्ता ऐसे ही रहने दो, अगर कुछ भी हो तुरंत बालकनी पर आकर संपर्क करना। ग्रैनी ली कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ। ग्रैनी ली सीएआई याओ के साथ बाहर आई, शायद उसे दिलासा दे रही थी। अर्जुन बोला, ग्रैनी ली, थोड़ी देर में मीरा आपसे बात करने आएगी। ठीक है। ग्रैनी ली ने सिर हिलाया, उन्हें अभी अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। अर्जुन वापस अपनी बालकनी पर आया और मीरा से पुल पार करने को कहा। नीचे अंधेरे बाढ़ के पानी को देखकर मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। वो डर से भरी आंखों से अर्जुन को देखने लगी। अर्जुन ने उसे हौसला दिया, सब ठीक है, तख्त काफी मजबूत है, मैं अभी अभी पार करके आया हूँ। तुम मुझसे हल्की हो, चलते वक्त दीवार पकड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। और तुम्हारे साथ सेफ्टी रस्सी भी है, अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें खींच लूंगा। कमर में बंधी रस्सी देखकर मीरा ने गहरी सांस ली और थोड़ा आत्मविश्वास आया। वो नहीं चाहती थी कि अर्जुन उसे बेकार समझे। उसने दांत भींचे और बोली, छोटे भाई, चिंता मत करो, बहन कर लेगी। वो दीवार पकड़कर कांपते पैरों के साथ इंच इंच आगे बढ़ती गई। कुछ सेकंड बाद वो सुरक्षित दूसरी बालकनी पर पहुंच गई। खुशी से वो पलटी और बोली, छोटे भाई, बहन पार कर गई। उसका अंदाज बिल्कुल किसी बच्चे जैसा था जो तारीफ का इंतजार कर रहा हो। अर्जुन मुस्कराया, सिस्टर मी, तुम वाकई कमाल हो, मेरी उम्मीद से ज्यादा बहादुर।
मीरा हंसते हुए मुंह ढक लेती है, उसकी आंखें चांद की तरह मुड़ जाती हैं। उसे एक अनोखा सा गर्व महसूस होता है, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया हो। अर्जुन ने याद दिलाया, बात हो जाए तो निकलने से पहले मुझे बताना, मैं तुम्हें छोड़ने आऊंगा। ठीक है। मीरा जल्दी से लीलानहुआ से बात करने चली गई। अर्जुन बालकनी में खड़ा रहा, सामने वाली बिल्डिंग से किसी हमले से बचने के लिए झुककर वॉशिंग मशीन के पास खड़ा हो गया। उसने तुरंत सिस्टम इंटरफेस खोला। इस समय सिस्टम दिखा रहा था कि उसके पास 28 पॉइंट्स जमा हो चुके हैं। अर्जुन ने तुरंत लॉटरी पेज खोला। क्या आप 10 पॉइंट्स वाले लॉटरी पूल में स्विच करना चाहते हैं? उसने 1 पॉइंट वाले पूल पर नजर डाली, साधारण रोजमर्रा की चीजें जो अब अपोकलिप्स में किसी काम की नहीं थी। स्विच। लॉटरी डिस्क धुंधली हुई और नए इनाम दिखे। 10 पॉइंट वाले पूल में ज्यादातर खाने पीने की चीजें थीं। अर्जुन को थोड़ी बेबसी महसूस हुई। पहले होता तो वो खुश हो जाता, लेकिन अभी उसे सुनील से निपटना था। पूल बदलो। क्या आप 20 पॉइंट्स वाले लॉटरी पूल में स्विच करना चाहते हैं? स्विच। डिस्क फिर घुमा और नए इनाम सामने आए। अर्जुन की आंखें फैल गईं। 20 पॉइंट्स वाले इनामों में सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक बैटन, हाई स्ट्रेंथ फोर्ज्ड चाकू जैसे हथियार थे। खाने की चीजें भी अपग्रेड होकर किंग क्रैब और पेकिंग डक जैसी बन गई थीं। और एक छोटे से सेक्शन में शरीर, ताकत, रफ्तार और आत्मा जैसे एट्रीब्यूट्स भी थे। अर्जुन हैरान रह गया, 20 पॉइंट की लॉटरी में एट्रीब्यूट्स भी मिलते हैं? दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके पास अभी सिर्फ 28 पॉइंट्स थे। क्या सच में रिस्क लेना चाहिए? हथियारों से भरे पूल को देखकर उसने गहरी सांस ली और फैसला कर लिया। चलो, दाव लगाते हैं, उसने मन में कहा। ड्रॉ। डिस्क घूमी, पॉइंटर तेजी से घूमा। डिंग। बधाई हो, आपको 1 पॉइंट ताकत, स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट मिला है। एट्रीब्यूट पॉइंट स्वतः शरीर में शामिल हो गया। शरीर का डेटा अपडेट हो रहा है। अगले ही पल अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी मांसपेशियां थोड़ी फैल गईं। गर्म लहर सी पूरे शरीर में दौड़ गई। उसका शरीर तेजी से बदल रहा था और उसे साफ महसूस हो रहा था। अब उसमें पहले से कहीं ज्यादा ताकत थी। बॉडी डेटा अपडेट हो चुका है। होस्ट अर्जुन। कॉन्स्टिट्यूशन 0.8, पावर 1.9, एजिलिटी 0.8, स्पिरिट 0.7, म्यूटेशन प्रोग्रेस 1%, पॉइंट्स 8। लॉटरी आइटम्स, लाओगानमा, टॉयलेट पेपर, साबुन। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसने कोई सपना देखा हो। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। वह अचानक उठ बैठा और उसे महसूस हुआ कि उसके पूरे शरीर में जैसे कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा भर गई हो। उसने तुरंत सिस्टम पैनल की तरफ देखा। वाकई, ताकत, स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट सीधे 1 पॉइंट बढ़ गई थी। लेकिन तभी उसकी नज़र म्यूटेशन प्रोग्रेस पर पड़ी। वह 1% बढ़ चुकी थी। ये क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि एट्रीब्यूट पॉइंट बढ़ाने से मेरा शरीर म्यूटेट भी हो रहा है? अर्जुन का दिल जोर से धड़क उठा। उसे याद था कि 3202 में खाना खाते समय उसने सिर्फ शराब पी थी, म्यूटेंट मछली नहीं खाई थी। वह जल्दी से बाथरूम में गया, दरवाजा बंद किया, कपड़े उतारे और अपने शरीर को ध्यान से देखने लगा। उसकी मांसपेशियां साफ तौर पर फूली हुई दिख रही थीं और उसका पूरा शरीर पहले से बड़ा लग रहा था। वह हमेशा प्रिजन वर्कआउट तरीके से ट्रेनिंग करता आया था, जिससे उसकी बॉडी लाइंस बहुत संतुलित रहती थी। लेकिन अब वह जैसे मसल मैन बनता जा रहा था। इसके अलावा उसे लगा कि उसकी रफ्तार पहले जितनी नहीं रही। शरीर में हल्की सी भारीपन और भद्दापन महसूस हो रहा था। इन बदलावों के अलावा उसे म्यूटेशन का कोई और लक्षण नजर नहीं आया। उसने राहत की सांस ली और सोचने लगा, आमतौर पर मेरी पावर सिर्फ 0.8 से 0.9 रहती थी और वो भी लंबी ट्रेनिंग का नतीजा था। अगर एक स्वस्थ इंसान के सारे आंकड़े 1 माने जाए तो मैं पहले सब हेल्दी था। अब मेरी पावर वैल्यू सीधे 1 पॉइंट बढ़ गई है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब मेरे पास 2 वयस्क इंसानों जितनी ताकत है? यह सोचकर अर्जुन का दिल जोश से भर गया। उसने इधर उधर देखा, बाथरूम प्रयोग के लिए सही जगह नहीं थी। वह तुरंत लिविंग रूम में गया और कॉफी टेबल की तरफ देखा। कॉफी टेबल के ऊपर मार्बल की स्लैब लगी थी, जो काफी भारी थी। पहले वह बस एक कोना ही उठा पाता था, पूरा नहीं। लेकिन अब वह आगे बढ़ा, दोनों हाथों से टेबल को पकड़ा और जरा सा जोर लगाया। हल्के से उठाने पर पूरी टेबल आसानी से ऊपर उठ गई। पूरा प्रोसेस बेहद आसान था। इस बदलाव ने उसे खुशी से भर दिया। मेरी ताकत वाकई बहुत बढ़ गई है। उसने टेबल नीचे रखी, क्रोबार उठाया और थ्रस्टिंग टेक्निक से कमरे की अलमारी के दरवाजे पर वार किया। धड़ाम! लकड़ी का दरवाजा पल भर में चकनाचूर हो गया। सिर्फ छेदा ही नहीं, बल्कि चारों तरफ दरारें पड़ गईं। यह वार पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर था। कई बार आजमाने के बाद अर्जुन को पूरा यकीन हो गया। उसकी ताकत 2 गुना से भी ज्यादा हो चुकी थी। अच्छा, वह बेहद खुश था। इतनी ताकत के साथ हाथापाई में भी वह शायद सुनील से हार नहीं खाएगा। सुनील इतने लोगों को अपने साथ क्यों जोड़ पाया था?
मुख्य वजह यही थी कि वह कसरत करता था, शरीर मजबूत था और ताकतवर था, इसलिए लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। लेकिन अब ताकत के मामले में अर्जुन उससे कम नहीं था। यह सोचकर सुनील से निपटने को लेकर उसका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। उसने सिस्टम पैनल पर नजर डाली, अब सिर्फ 8 पॉइंट्स बचे थे, लेकिन वह बिल्कुल भी निराश नहीं था। ये 20 पॉइंट्स खर्च करना पूरी तरह व्यर्थ था। ड्रॉ से सीधे एट्रीब्यूट पॉइंट मिलना कितना दुर्लभ है, और फिर भी मुझे मिल गया। मेरी किस्मत वाकई अच्छी है। लॉटरी व्हील पर एट्रीब्यूट पॉइंट वाले हिस्से बाल बराबर पतले थे। इसे जीतकर अर्जुन को लगा जैसे आज उसके पास यूरोपियन एम्परर जैसी किस्मत हो। उसने गहरी सांस ली और कुछ देर वर्कआउट किया ताकि अपनी नई ताकत के साथ तालमेल बिठा सके। जो भारीपन पहले महसूस हो रहा था वह धीरे धीरे गायब होने लगा। अब उसे समझ आ गया था, ताकत अचानक बढ़ गई थी, लेकिन एजिलिटी उतनी नहीं बढ़ी, इसलिए ऐसा लग रहा था उसे बस थोड़ा समय चाहिए था। छोटे भाई, बालकनी से मीरा की आवाज आई। अर्जुन तुरंत बालकनी पर आया। सिस्टर मी, छोटे भाई, ग्रैनी ली और मैं तैयार हैं। क्या अभी टाइम है? चलो साथ में नीचे चलते हैं। अर्जुन ने तुरंत सिर हिलाया। रुको, मैं दरवाजे तक तुम्हें लेने आता हूँ। उसने जल्दी से कपड़े पहने, सीने पर स्टील प्लेट लगाई, इलेक्ट्रिक बाइक का हेलमेट पहना, खुद से बनाया हुआ भाला और नील गन उठाई। वह पूरी तरह से तैयार था। डिंग यान, मैं बाहर जा रहा हूँ। डिंग यान ने बिना ज्यादा पूछे हाथ हिला दिया। वह तीरों की वेल्डिंग में पूरी तरह डूबी हुई थी। अर्जुन ने दरवाजा खोला और 3202 के बाहर ग्रैनी ली और मीरा से मिला। ओल्ड माँ भी हेलमेट पहने, हाथ में किचन नाइफ लिए बाहर आया। मैं भी साथ चलूंगा। अर्जुन ने सिर हिलाया, फिर ग्रैनी ली के हाथ में पकड़े बैग पर नजर गई। वह थोड़ा हैरान हुआ। ग्रैनी ली, इसमें क्या है? थोड़ा खाना। हम जियाओ सॉन्ग से ड्रोन के बदले ट्रेड करेंगे। खाली हाथ तो नहीं जा सकते। अर्जुन ने माथा थपथपाया। सही कहा, मैं तो भूल ही गया था। रुको। वह जल्दी से अंदर गया और थोड़ी देर बाद जूते के डिब्बे में रखी 10 ब्रेड लेकर लौटा। इतना काफी होगा। ड्रोन भी ज्यादा बार इस्तेमाल नहीं हो सकता और इतना खाना मिलना आसान नहीं। अगर वो समझदार होगी तो ट्रेड मान लेगी। काफी है, बहुत काफी है, ओल्ड माँ ने लार निगलते हुए कहा। इतनी ब्रेड से तो ढेर सारी मछली मिल सकती है। लीलान हुआ भी खुद को रोक नहीं पाई। उसे डायबिटीज थी, बाढ़ से पहले भी वह शायद ही कभी ब्रेड खाती थी। अब अचानक ब्रेड देखकर मन ललचा गया। अर्जुन बोला, चलो। वह और ओल्ड माँ आगे पीछे से महिलाओं की रक्षा करते हुए नीचे उतरने लगे। वे RWEI की लाश के पास से गुजरे और जल्दी ही नीचे पहुंच गए। हॉलवे अंधेरा था, अगली मंजिल पर क्या है कुछ साफ नहीं दिख रहा था। अर्जुन सीढ़ियों के पास सावधानी से रुका और फिर मीरा व ग्रैनी ली की तरफ देखा। दरवाजा खटखटाओ। ग्रैनी ली ने सिर हिलाया और 3101 के दरवाजे पर दस्तक दी। खट 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 खट। खामोश हॉलवे में यह आवाज बेहद तीखी लग रही थी। सब पूरी तरह अलर्ट थे और ओल्ड माँ बार बार ऊपर की तरफ देख रहा था। ग्रैनी ली ने दांत भींचे और फिर से खटखटाया। अंदर से अब भी कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन ने सीधे कहा, अंदर कोई है, वो बस बहुत डरी हुई है। ग्रैनी ली, आप बात शुरू करें। ग्रैनी ली ने सिर हिलाया और दरवाजे की तरफ बोलकर कहा, जियाओ सॉन्ग, मैं हूँ, पड़ोस ऑफिस की ग्रैनी ली। मुझे याद है। ग्रैनी ली, अंदर से हैरानी भरी आवाज आई, फिर कदमों की आहट सुनाई दी। लगता था कि अंदर से कोई पीपहोल से झांक रहा है। कुछ पल बाद दरवाजे के पीछे से एक अच्छी सी आवाज आई। ग्रैनी ली, क्या नेशनल रेस्क्यू टीम आ गई है? उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें खुशी और उम्मीद झलक रही थी। ग्रैनी ली ने आह भरी। जियाओ सॉन्ग, कोई रेस्क्यू टीम नहीं आई है। मुझे तुमसे एक बात करनी है। अंदर से तुरंत सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद दूरी बनाए रखने वाली आवाज आई। क्या बात है? सुबह जो ड्रोन ऊपर उड़ रहा था, क्या वो तुम्हारा था? अंदर फिर से चुप्पी छा गई। फिर उलझन भरी आवाज आई। ग्रैनी ली, मुझे याद है, आप 7वीं या 8वीं मंजिल पर रहती हैं। आपको ड्रोन के बारे में कैसे पता? फिर वह अचानक ठंडी आवाज में बोली, और ऊपर तो सिस्टर मीरा का घर है। आप लोग उसके घर में क्यों रह रहे हैं? ग्रैनी ली तुरंत समझ गई कि गलतफहमी हो गई है। आज के हालात में किसी के घर में रहना अपने आप में शक पैदा करता था। उन्होंने तुरंत मीरा की तरफ देखा, उसे समझाने का इशारा किया। मीरा ने तुरंत कहा, जियाओवेन, मेरी फिक्र करने के लिए धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। ग्रैनी ली और बाकी लोग मुश्किल में फंस गए थे, इसलिए कुछ समय के लिए मेरे घर आ गए। हमारी कोई बुरी नियत नहीं है, बस तुमसे बात करना चाहते हैं। अंदर मौजूद सॉन्गवेन थोड़ा हैरान हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मीरा भी साथ होगी। पीपहोल से झांकते हुए शायद उसे बाहर के लोग साफ दिख नहीं रहे थे, फिर भी वह सतर्क रही। सिस्टर मीरा, ऐसे खतरनाक हालात में बाहर क्यों निकली? पकड़ी मत जाना। जियाओवेन, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। सुनील ने कई बार मेरे घर पर हमला किया है, जबरन घुसने की कोशिश की है।
मुझे लगता है वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। अब हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। सुनील का नाम सुनते ही सोंगवेन साफ तौर पर घबरा गई। काफी देर बाद उसने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तो बस एक औरत हूँ, ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी। दरवाजे के अंदर से ये शब्द सुनते ही ग्रैनी ली और मीरा के चेहरों पर तुरंत खुशी आ गई। लग रहा था कि सामने वाले का रवैया थोड़ा बदल गया है। स्पष्ट था कि सोंगवेन बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान नहीं थी। उसे जरूर पता था कि सुनील और उसका गिरोह क्या क्या कर रहा है। इसी वजह से वह इतनी घबराई हुई थी। मीरा ने जल्दी से कहा, क्या तुम अपना ड्रोन हमें कुछ समय के लिए दे सकती हो? बिल्कुल नहीं। मीरा की बात पूरी होते ही अंदर से आई सख्त आवाज ने साफ इनकार कर दिया। कमरे के अंदर सोंगवेन रेशमी नाइट सूट पहने खड़ी थी। उसका चेहरा ठंडा और सख्त था, रंग पीला पड़ चुका था और बाल कंधों तक खुले हुए थे। उसके नैनंश बेहद नाजुक थे, बिल्कुल अभिनेत्री डोंग शुआन जैसे। बड़ी बड़ी आंखों में ठंडी चमक थी। उसकी लंबाई लगभग 1.7 मीटर रही होगी, शरीर पतला लेकिन संतुलित, और उसकी लंबी सफेद टांगें बेहद ध्यान खींचने वाली थी। इस समय जैसे ही उसने सुना कि मीरा और बाकी लोग उसके ड्रोन के पीछे हैं, वह तुरंत सतर्क हो गई और मना कर दिया। उसके घर में अब खाने को कुछ भी नहीं बचा था। अभी वह पूरी तरह इसी ड्रोन के सहारे बाढ़ के दौरान थोड़ी बहुत चीजें जुटा पा रही थी। आज किस्मत अच्छी थी, ड्रोन से उसने एक डिलीवरी पैकेट फंसा लिया था जिसमें 3 स्क्विरल्स के कई स्नैक्स थे। अगर वह इन्हें संभाल कर खाए तो ये 2-3 दिन और चल सकते थे। इस वक्त ड्रोन ही उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद था। वह इसे किसी को कैसे दे सकती थी? मीरा घबरा गई और तुरंत ग्रैनी ली की तरफ देखने लगी। ग्रैनी ली ने अपने हाथ में पकड़े प्लास्टिक बैग को थपथपाया, इशारा किया कि मीरा शांत रहे। फिर वह बोली, जियाओ सोंग, दादी यूं ही उधार नहीं मांग रही। दादी खाना देकर ड्रोन का सौदा करना चाहती है। यह सुनते ही अंदर खड़ी सोंगवेन की आंखों में दिलचस्पी की हल्की सी चमक आ गई। उसने पूछा, तुम लोगों के पास अब भी खाना है? ग्रैनी ली ने प्लास्टिक बैग उठाया, पीप होल के सामने खोला और उसमें से इंस्टेंट नूडल्स, ब्रेड वगैरह निकाले। देखो, 1 पैकेट इंस्टेंट नूडल्स है और 10 छोटे ब्रेड पैकेट। जियाओ सोंग, तुम जानती हो कि आज के हालात में ये चीजें कितनी कीमती हैं। नीचे तो इससे ढेर सारी मछली मिल सकती है। सोंगवेन का पीला चेहरा देखते देखते लाल पड़ गया। उसने जोर से निगला, बड़ी मुश्किल से नजर हटाई और धीमी आवाज में बोली, इतना सा खाना? मेरा ड्रोन बिना बाहर निकले सप्लाई ला सकता है और एक बार में 10 किलो तक उठा सकता है। ग्रैनी ली ने तुरंत कहा, जियाओ सोंग, ऐसे हिसाब मत लगाओ। ड्रोन चलाने के लिए बिजली चाहिए। अब बिजली कहाँ से आएगी? हर बार ड्रोन उड़ाने में बहुत बैटरी खर्च होती है। कितनी बार चला पाओगी? और हर बार ड्रोन खाना लाए, इसकी कोई गारंटी भी नहीं। तो फिर क्यों न इसे खाने से बदल लिया जाए? पड़ोस ऑफिस में काम कर चुकी ग्रैनी ली बहुत समझदारी से और भावनात्मक ढंग से बात कर रही थी। ऊपर से वह सोंगवेन को पहले से जानती भी थी। सोंगवेन दुविधा में पड़ गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने पूछा, तुम लोग ड्रोन का क्या करोगे? ग्रैनी ली ने नजर से अर्जुन से पूछा कि सच बताना ठीक रहेगा या नहीं। अर्जुन ने हल्का सा सिर हिला दिया। ग्रैनी ली ने आह भरते हुए कहा, जियाओ सोंग, हम कुछ लोग अभी अस्थायी तौर पर मीरा के घर रह रहे हैं। हमने मीरा और सामने वाले 3201 के अर्जुन के साथ मिलकर एक दूसरे का साथ देने का फैसला किया है। पिछले कुछ दिनों में तुमने भी देखा होगा, सुनील अब खुद को रोक नहीं पा रहा। वह कई बार हमारे सामने आ चुका है। मैं एक औरत हूँ, लड़ाई झगड़े की मुझे समझ नहीं। अर्जुन ने कहा कि ड्रोन से सुनील की लोकेशन पता की जा सकती है और हमारी रक्षा में मदद मिलेगी। इसीलिए मैंने शर्म छोड़कर तुमसे ये बात कही। सुनील बिल्डिंग 76 की सबसे बड़ी मुसीबत है। अगर उसे नहीं रोका गया तो हम औरतों की हालत और खराब हो जाएगी। पिछले दिनों तुमने देखा या सुना ही होगा, अकेले रहने वालों के साथ क्या क्या हुआ है। अकेले रहना अब बहुत खतरनाक है। अगर तुम दादी पर भरोसा कर सको तो हमारे साथ आ जाओ। तुम ओल्ड माँ को जानती हो, मीरा से भी परिचित हो। अगर हम पड़ोसी मिलकर एक दूसरे का ध्यान रखें तो आगे का रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा। ग्रैनी ली की बातों ने सोंगवेन के दिल को छू लिया। इन दिनों भले ही वह बाहर नहीं निकली थी, लेकिन पीपहोल से उसने बहुत सी डरावनी और अमानवीय चीजें देखी थीं। रात में अक्सर बाहर से चीखें सुनाई देती थीं। सामने वाली बिल्डिंग 75 में तो कई लोग कूद भी चुके थे। एक बार किसी ने उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक भी दी थी। पिछले 6 महीनों से वह लगातार डर में जी रही थी। एक बार भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। अगर उसे साथी मिल सकते थे तो वह जरूर चाहती थी, लेकिन डर भी था, कहीं ये लोग उसे धोखे से दरवाजा खुलवाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। वह पूरी तरह उलझन में थी। तभी अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, मिस सोंग, क्या आपको डर है कि हम आपको धोखे से दरवाजा खुलवाना चाहते हैं? मेरे पास एक तरीका है जिसमें आपको दरवाजा भी नहीं खोलना पड़ेगा और सौदा भी हो जाएगा। यह सुनकर सोंगवेन ने तुरंत पूछा, तुम कौन हो
और सौदा कैसे होगा? मैं अर्जुन 3201 का रहने वाला हूँ। हम बालकनी से लेन देन कर सकते हैं। मैं रस्सी से खाना नीचे भेजूंगा। आप ड्रोन को उसी रस्सी से बांधकर ऊपर भेज देना। अगर फिर भी भरोसा न हो तो हम पहले खाना भेज देंगे। कैसा रहेगा? अर्जुन की ईमानदारी ने सॉन्गवेन को छू लिया। उसने अपनी सील की हुई खिड़कियों की तरफ देखा। मन ही मन इस प्लान में कमियां तलाशने लगी। आखिरकार उसने कहा, ठीक है ग्रैनी ली, सिस्टर मीरा, मैं आप लोगों पर भरोसा करती हूँ। ग्रैनी ली के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। उन्होंने जल्दी से कहा, जियाओ सॉन्ग, धन्यवाद। चिंता मत करो, दादी धोखा नहीं देंगी। दादी पार्टी की सदस्य हैं। पुरानी पीढ़ी के लिए पार्टी सदस्य होना अब भी बहुत बड़ी बात थी। अर्जुन ने तुरंत कहा, 5 मिनट में बालकनी पर ट्रेड करेंगे। चलिए। वे सब वापस उसी रास्ते से लौटे और 3201 में आ गए। उसी वक्त डिंगयान भी बाहर आई। उसके हाथ में कई लकड़ी के तीर थे। तीरों के सिरे लोहे की कीलों से बनाए गए थे, जिन्हें वेल्ड करके मजबूती से जड़ा गया था। नुकीली कीलें कपड़े के हैंगर से कहीं ज्यादा खतरनाक थीं। इतनी जल्दी वापस आ गए, देखना चाहोगे? उसने तीर आगे बढ़ाए। अर्जुन ने उन्हें हाथ में लिया और पूछा, टेस्ट किया? हाँ। उसने एक तीर उठाया, उसे देसी क्रॉसबो पर रखा और रबर की डोरी खींची। ठक, तीर जोर की आवाज के साथ निकल गया। अगले ही पल वह एंट्री पर लगी अलमारी के दरवाजे में धंस गया। कील का आधे से ज्यादा हिस्सा अंदर चला गया। इसकी ताकत लगभग अर्जुन की नेल गन जितनी थी। अर्जुन मुस्कुराया, बहुत बढ़िया, ऐसे और बनाओ। अगर लकड़ी कम पड़ जाए तो घर के तख्ते इस्तेमाल कर लेना। समझ गई। डिंगयान ने जोश से सिर हिलाया। उसकी आंखों में भी उत्साह चमक रहा था। अब वह पहले जैसी कमजोर लड़की नहीं रही थी। बालकनी पर ग्रैनी ली और ओल्ड माँ पहले ही एक बैग बांध चुके थे और उसे रस्सी से नीचे उतार रहे थे। कुछ देर बाद उन्हें रस्सी में हलचल महसूस हुई। दरवाजे के अंदर से ये शब्द सुनते ही ग्रैनी ली और मीरा के चेहरे पर तुरंत खुशी आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे सामने वाली का रवैया थोड़ा बदल गया हो। स्पष्ट था कि सॉन्गवेन बाहर की दुनिया से पूरी तरह अनजान नहीं थी। उसे जरूर पता था कि सुनील, लियू अलोंग और उसका समूह क्या कर रहा है, इसीलिए वह इतनी घबराई हुई थी। मीरा ने तुरंत कहा, क्या तुम हमें अपना ड्रोन उधार दे सकती हो? बिल्कुल नहीं। मीरा के बोलते ही दरवाजे के अंदर से एक सख्त और निर्णायक आवाज आई। कमरे के अंदर रेशमी नाइट ड्रेस पहने सॉन्गवेन का चेहरा ठंडा और कठोर था। उसका चेहरा पीला था, बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। उसके नैनंश बेहद नाजुक थे, बिल्कुल अभिनेत्री डोंग श्वान जैसे। उसकी बड़ी आंखों में ठंडी चमक थी। उसकी लंबाई लगभग 1.7 मीटर थी, शरीर पतला लेकिन संतुलित, और उसकी लंबी सफेद टांगें बेहद आकर्षक लग रही थीं। इस समय जैसे ही उसने सुना कि मीरा और बाकी लोग उसके ड्रोन के पीछे हैं, वह तुरंत सतर्क हो गई और मना कर दिया। उसके घर में अब कोई खाना नहीं बचा था। अभी वह इसी ड्रोन के सहारे बाढ़ में तैरता हुआ सामान इकट्ठा कर रही थी। आज किस्मत से उसने ड्रोन से एक डिलीवरी पैकेट फंसा लिया था, जिसमें 3 स्क्विरल्स के कई स्नैक्स थे। अगर वह इन्हें थोड़ा थोड़ा करके खाती तो ये 2-3 दिन और चल सकते थे। इस वक्त ड्रोन ही उसके जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद था। वह इसे किसी को कैसे दे सकती थी? मीरा घबरा गई और जल्दी से ग्रैनी ली की तरफ देखा। ग्रैनी ली ने अपने हाथ के प्लास्टिक बैग को हल्के से थपथपाया, मीरा को शांत रहने का इशारा करते हुए। फिर वह बोली, शाओसोंग, दादी मुफ्त में नहीं मांग रही। दादी खाने के बदले ड्रोन बदल सकती है। ये सुनते ही अंदर बैठी सॉन्गवेन की आंखों में हल्की रुचि आई। तुम्हारे पास अब भी खाना है? ग्रैनी ली ने बैग उठाया, झरोखे के सामने खोला और उसमें से इंस्टेंट नूडल्स, ब्रेड और कुछ और खाने की चीजें निकाली। देखो, इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट है और 10 छोटे ब्रेड। शाओसोंग, तुम्हें पता है आजकल ये चीजें कितनी मुश्किल से मिलती हैं। नीचे ये काफी सारी मछलियों के बदले बदली जा सकती है। सॉन्गवेन का गला सूख गया। वह जोर से लार निगलते हुए नजरें हटाकर धीमी आवाज में बोली, इतना थोड़ा खाना? मेरा ड्रोन बिना घर से निकले सामान ला सकता है और एक बार में 10 किलो तक उठा सकता है। ग्रैनी ली ने तुरंत कहा, शाओसोंग, ऐसे मत सोचो। ड्रोन को बिजली चाहिए, और अब बिजली कहाँ मिलती है? हर बार उड़ाने में बहुत पावर खर्च होती है। कितनी बार चल पाओगी? और हर बार खाना मिले, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो क्यों न इसे खाने के बदले बदल लिया जाए? पड़ोस समिति में काम करने के कारण ग्रैनी ली समझदारी और भावनाओं दोनों से बात करना जानती थी। वह सॉन्गवेन को पहले से जानती भी थी। सॉन्गवेन हिचकिचाई। कुछ देर सोचकर उसने पूछा, तुम लोग ड्रोन का क्या करोगे? ग्रैनी ली ने अर्जुन, लायंग युअन की तरफ आंखों से इशारा किया। अर्जुन ने हल्का सा सिर हिला दिया। ग्रैनी ली ने आह भरी, शाओसोंग, हम लोग अभी मीरा के घर पर रुके हुए हैं। हमने मीरा और सामने वाले 3201 में रहने वाले अर्जुन के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया है। तुमने भी देखा होगा, सुनील अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, कई बार हमसे भिड़ चुका है।
मैं तो एक औरत हूँ, लड़ना नहीं जानती। अर्जुन ने कहा कि ड्रोन से हम सुनील को ट्रैक कर सकते हैं और अपनी रक्षा कर सकते हैं, इसीलिए दादी ने हिम्मत करके तुमसे ये बात की। सुनील बिल्डिंग 76 का अभिशाप है, अगर हम उसे नहीं रोकेंगे तो हम औरतों का जीना मुश्किल हो जाएगा। इन दिनों अकेले रहने वालों का क्या हाल हुआ है, तुमने देखा सुना होगा। अकेले रहना बहुत खतरनाक है। अगर तुम दादी पर भरोसा करो तो हमारे साथ आ जाओ। तुम ओल्ड माँ को जानती हो, मीरा से भी परिचित हो। अगर पड़ोसी मिलकर रहें तो आगे एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। ग्रैनी ली की बातों ने सॉन्गवेन के दिल को छू लिया। पिछले 6 महीनों से वह लगातार डर में जी रही थी। रात में चीखें सुनाई देती थीं, कभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक भी हुई थी। अगर साथी मिल जाए तो कौन नहीं चाहेगा, लेकिन डर अब भी था। अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, मिस सॉन्ग, क्या आपको डर है कि हम दरवाजा खुलवाकर धोखा देंगे? मेरे पास एक तरीका है जिसमें आपको दरवाजा भी नहीं खोलना पड़ेगा। सॉन्गवेन ने तुरंत पूछा, आप कौन हैं और लेन देन कैसे होगा? मैं अर्जुन 3201 का मालिक हूँ। हम बालकनी से अदला-बदली कर सकते हैं। हम रस्सी से खाना नीचे भेजेंगे, आप उसी रस्सी से ड्रोन बांधकर ऊपर भेज देना। अगर फिर भी भरोसा न हो तो हम पहले खाना दे देंगे। अर्जुन की ईमानदारी ने सॉन्गवेन को हिला दिया। आखिरकार वह बोली, ठीक है ग्रैनी ली, मीरा दीदी, मुझे आप पर भरोसा है। ग्रैनी ली मुस्कराईं, अच्छी बच्ची, चिंता मत कर, दादी पार्टी मेंबर है। कुछ ही मिनटों में बालकनी से लेन देन शुरू हुआ। ड्रोन उड़ाया गया। नीचे बाढ़ के पानी में कचरा, लोग और अचानक एक विशाल साया दिखाई दिया। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। इस पानी के नीचे कोई बहुत बड़ा जीव है। सबके दिल बैठ गए। ये दुनिया अब वैसी नहीं रही थी। वांग यानमेई, अर्जुन ने सिर घुमाकर ग्रैनी ली की तरफ देखा। क्या आप इन्हें जानती हैं? हाँ, ग्रैनी ली की आवाज भारी हो गई। वांग यानमेई कम्युनिटी स्ट्रीट ऑफिस के डायरेक्टर ल्यू की पत्नी थी। उनके पास खड़ी छोटी लड़की उनकी बेटी है, ल्यू चांग। हाय राम, कितना बड़ा पाप है। इतना कहते ही उन्होंने कुछ देखा, तुरंत अपनी आंखें ढक लीं और दोबारा देखने की हिम्मत नहीं हुई। अर्जुन ने जब ध्यान से देखा तो पाया कि सुनील माम बेटी को जबरदस्ती अपने सामने घुटनों पर बैठा रहा था। फिर उसने अपनी कमर की पेटी ढीली की। उसकी मंशा साफ थी। अर्जुन की भौहें फड़क उठीं। उसने तुरंत ड्रोन को घुमा दिया और 29वीं, 30वीं और 31वीं मंजिल की तरफ ले गया। सबने चुपचाप तय कर लिया कि अभी अभी जो भद्दा दृश्य देखा गया उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। 29वीं मंजिल पर माओ शियाओचियांग है, ओल्ड माँ ने कहा। असल में ये झो जियाचियांग का फ्लैट था। अरे, क्या वो झो जियाचियांग की पत्नी नहीं है? वो माओ शियाओचियांग के साथ क्या कर रही है? ड्रोन की तस्वीरों में माओ शियाओचियांग एक अधेड़ उम्र की महिला के साथ था। वह उसे छू रहा था और वह विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी। डिंग यान ने उस महिला को देखा तो उसकी आंखों में नफरत भर आई। उसने क्रॉसबो का तीर जोर से पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। अर्जुन ने उसे देखा और बिना देर किए ड्रोन को 30वीं मंजिल की तरफ मोड़ दिया। 30वीं मंजिल पूरी तरह अंधेरी थी। बालकनी सील थी, अंदर कुछ भी दिख नहीं रहा था। 31वीं मंजिल पर भी पर्दे खींचे हुए थे। वो सॉन्गवेन का कमरा था। अर्जुन ने थोड़ी देर और जांच की और हर मंजिल पर मौजूद लोगों का मोटा मोटा अंदाजा लगा लिया। वो हुआ और झांगली नहीं दिखे, ओल्ड माँ ने कहा। लगता है वो गलियारे में होंगे। अर्जुन ने सिर हिलाया, कोई हैरानी नहीं। ये लोग शायद सुनील के कमरे के पास ही रहते हैं ताकि अकेले न पड़े। कुछ सोचकर अर्जुन बोला, पहले 29वीं मंजिल से निपटते हैं। ओल्ड माँ ने तुरंत पूछा, कैसे? और डिंग यान ने फौरन सिर उठाया, मुझे भी शामिल करो। अर्जुन ने सिर हिलाया, जल्दबाजी मत करो, पहले भाईचाई के लौटने का इंतजार करते हैं, फिर योजना बनाएंगे। ओल्ड माँ ने सहमति में सिर हिलाया। ये माओ शियाओचियांग शायद सुनील का भरोसेमंद आदमी है, तभी तो उसे अभी सुनील के कमरे में रहने दिया गया था। डिंग यान ने जोड़ा, हमें कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे वो खुद दरवाजा खोले। कोई अच्छा आइडिया है? अर्जुन ने पूछा। ओल्ड माँ हिचकिचाया और डिंग यान की तरफ देखा। डिंग यान ने भौहें सिकोड़ी। उसके पास भी कोई साफ योजना नहीं थी। ओल्ड माँ के चेहरे के भाव देखकर अर्जुन समझ गया कि उसके दिमाग में कुछ है, लेकिन वह डिंग यान की वजह से बोलने में झिझक रहा है। अर्जुन ने कहा, ओल्ड माँ, डिंग यान हमारी ही है। अगर कोई सोच है तो खुलकर बोलो। डिंग यान ने तुरंत गुस्से में कहा, ओल्ड माँ, तुम्हारा क्या मतलब है? माँ गुओचाई ने जल्दी से हाथ हिलाए, मुझ पर शक मत करो। बस मेरा आइडिया शायद तुम्हारे लिए नाइंसाफी भरा हो, इसीलिए। डिंग यान रुकी, फिर ठंडी आवाज में बोली, बोलो। अगर उससे उस औरत का खात्मा होता है तो मैं करने को तैयार हूँ। माँ गुओचाई कुछ पल चुप रहा। मैंने सुना था कि पहले तुम्हें झो जियाचियांग ने पकड़ा था और उसके परिवार से तुम्हारा झगड़ा हुआ था। डिंग यान के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वह जानती थी कि गलियारे में रहने वाले सब कुछ जानते थे। उसने सिर हिलाया, जो जानना था तुम्हें पता है।
माँ गुओचाई ने आह भरी। उस वक्त मैं और शियाओचाई भी अपनी जान बचाने में लगे थे, तुम्हारी मदद नहीं कर पाए। डिंग यान ने हाथ उठाकर रोक दिया। पुरानी बातें छोड़ो, योजना बताओ। माँ गुओचाई ने फिर कहा, मेरा ख्याल है तुम पीड़िता बनकर माओ शियाओचियांग से शरण मांग सकती हो। जिसने झो जियाचियांग की पत्नी और बच्चों पर कब्जा कर रखा है वो दरिंदा जरूर दरवाजा खोलेगा। अभी तक हमारी पहचान उजागर नहीं हुई है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उसकी बातों पर अर्जुन और डिंग यान दोनों गहराई से सोचने लगे। माँ गुओचाई ने आगे कहा, हम गलियारे में घात लगाकर बैठेंगे, जैसे ही वो दरवाजा खोलेगा हम तुरंत हमला करेंगे। योजना कारगर थी, लेकिन सवाल ये था कि क्या डिंग यान इसे स्वीकार कर पाएगी, क्योंकि इससे उसके पुराने जख्म फिर से हरे हो जाते। अर्जुन चुप रहा और डिंग यान को देखता रहा। ग्रैनी ली खुद को रोक न सकीं, उन्होंने ओल्ड माँ की बाह पर मारा। तुम बूढ़े पागल हो क्या? शियाओडिंग ने क्या क्या झेला है और तुम ऐसी घटिया योजना सुझा रहे हो? माँ गुओचाई कड़वी मुस्कान के साथ पीछे हट गया। मीरा कुछ बोल नहीं पाई, वह चुपचाप डिंग यान के पास खड़ी हो गई और उसका हाथ थाम लिया। डिंग यान का चेहरा सुन्न हो गया, पुराने दर्द की यादें उमड़ आईं और दिल नफरत से भर गया। एक समय वह झो जियाचियांग के कज़े में थी, पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे लगा था कि वह उसे घर ले जाएगा, इंसाफ देगा, लेकिन वह आदमी अपनी पत्नी से डरने वाला कायर निकला। उसे और फैन मेइचिन को वापस लाकर उसकी पत्नी ने उसे थप्पड़ मारे और दूसरों से भी अपमानित कराया। फैन मेइचिन डरकर टूट गई और सब कुछ सहती चली गई। आखिरकार उन्हें गलियारे में बंद कर दिया गया, जानवरों की तरह। तभी पूरी तरह हथियारों से लैस अर्जुन उसके सामने आया। उसी पल उसे एहसास हुआ, अभी भी एक मौका है। जब उसे पता चला कि झो जियाचियांग मर चुका है तो डर नहीं बल्कि राहत मिली। उसी वक्त उसने अपनी किस्मत खुद के हाथ में लेने का फैसला किया। आज फिर वह उसी मोड़ पर खड़ी थी। सोचते सोचते वह अचानक मुस्कुराई और ऊपर देखकर बोली, मैं करूंगी। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। खुद पर जोर मत डालो, अगर नहीं चाहो तो और तरीके हैं। डिंग यान की आंखों में तेज चमक थी। नहीं, मैं यही करूंगी। डिंग यान। मीरा उसे रोकना चाहती थी। डिंग यान ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। मीरा, ये दुनिया अब वैसी नहीं रही। तुम्हारी तरह मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी कि शुरू से अर्जुन जैसा सहारा मिले। मुझे जिंदा रहने के लिए खुद मजबूत बनना पड़ा। फिर उसने अर्जुन की तरफ देखा। तय रहा, मैं उसे दरवाजा खोलने पर मजबूर करूंगी। तुम लोग घात लगाकर हमला करना। भाई चाय का इंतजार करते हैं, मुझे थोड़ी तैयारी करनी है। इतना कहकर वह स्टडी रूम की तरफ चली गई। अर्जुन उसकी पीठ देखता रहा, दिल में एक लंबी सांस भरकर। ये ही सर्वनाश की दुनिया है, यहाँ हर कोई बदलता है, लेकिन बदलाव की कीमत अक्सर बहुत भारी होती है। मीरा की आंखें हल्की सी लाल हो गईं। उसने चुपचाप अर्जुन का हाथ थाम लिया। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे की आंखों में सब समझ लिया। घर के अंदर कुछ लोग योजना की बारीकियों पर चर्चा कर रहे थे। उसी समय पास वाले फ्लैट से वू कियान की आवाज बालकनी से आई। ग्रैनी ली जल्दी से बालकनी की तरफ भागी और थोड़ी देर बाद लौटकर जोर से बोली, ओल्ड माँ, शियाओलियांग, शियाओचाई वापस आ गए हैं। अर्जुन और माँ गुओचाई ने एक दूसरे की तरफ देखा। माँ गुओचाई खड़े होते हुए बोले, चलो जाकर देखते हैं। अर्जुन ने कहा, मैं डिंग यान को बुला लेता हूँ। उसने स्टडी रूम का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, दरवाजा बंद नहीं है। अर्जुन ने दरवाजा खोला तो देखा डिंग यान के हाथ में एक नया क्रॉसबो था, जो पहले से भी ज्यादा सटीक और मजबूत बना हुआ था। उसके पास कई नए लकड़ी के तीर रखे थे, जिनके सिरे पर लोहे की कीलें जड़ी हुई थीं। अर्जुन ने एक तीर उठाकर वेल्डिंग की मजबूती जांची और बोला, कारीगरी बुरी नहीं है। डिंग यान हल्के से मुस्कुराई। फिर उसने मेज के पास रखा एक लोहे का प्राइबार उठाकर उसे दिया। इसे भी देखो। अर्जुन चौंक गया। उसने प्राइबार हाथ में लिया और देखा कि उसका सिर तेज धार वाला बना दिया गया था। जो पहले सपाट था अब उसे घिसकर ब्लेड जैसा बना दिया गया था। तुम्हारा एंगल ग्राइंडर भी बढ़िया है, अर्जुन बोला। बस समय कम है, वरना तुम भाले की नोक भी बना सकती थीं, वो और ज्यादा घातक होती। डिंग यान ने लापरवाही से कहा, फिर सामान समेटते हुए अपनी बाह में एक खंजर छुपा लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ बिजली होगी। सर्वनाश शुरू होने के बाद तुम्हारा घर सबसे ज्यादा तैयार लगता है। अर्जुन ने उसके हाथ में प्राइबार देखते हुए कहा, बस इत्तेफाक है। घर में जनरेटर है, लेकिन पेट्रोल बहुत खर्च होता है, इसलिए ज्यादा बिजली इस्तेमाल नहीं कर सकता। डिंग यान थोड़ा हैरान हुई। तुम्हारे पास जनरेटर है? वह अभी आउटडोर बैटरी से ग्राइंडर चला रही थी, इसलिए उसे पता नहीं था। अर्जुन मुस्कुराया और बात टाल दी। डिंग यान भी समझ गई कि ऐसे सवाल करना ठीक नहीं। फिर उसने कहा, पेट्रोल बचाकर इस्तेमाल करना। अब ये नवीनीकरण होने वाला संसाधन नहीं रहा। वैसे पेट्रोल से लोगों को जलाना बहुत जाया है। मैंने देखा है कि मीरा के घर सफेद शराब है।
ज्यादा तेज शराब मिलाकर मोलोटोव कॉकटेल बनाए जा सकते हैं। अर्जुन चौंका। तुम्हें ये सब पता है? डिंग यान मुस्कुराई। मैं लिंजियांग यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। क्या लगता है मुझे ये नहीं आएगा? अर्जुन हैरान रह गया। अब समझ आया कि उसकी कारीगरी इतनी सटीक क्यों है। उसने मजाक में कहा, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, आजकल तो टाइटल के लिए पहचान भी चाहिए होती है, या सच में काबिलियत से मिला? डिंग यान हंसी। शिक्षा जगत में गड़बड़ी है, ये सच है। मेरे परिवार की कुछ पहचान भी है, लेकिन मेरी मास्टर्स डिग्री मेहनत से मिली है। फिर उसने आह भरी। लिंजियांग यूनिवर्सिटी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अभी गर्मियों की छुट्टियां थीं, बहुत कम छात्र रुके थे। भारी बारिश शुरू होते ही जो रुके थे उन्हें भी भेज दिया गया। वहाँ ऊंची इमारतें नहीं हैं, अब तक पूरा कैंपस डूब चुका होगा। ये कहते कहते उसकी आंखों में उदासी आ गई। अर्जुन उसे ढाढ़स देना चाहता था, लेकिन वह खुद को संभाल चुकी थी। उसने पूछा, भाई चाय वापस आ गए हैं ना? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, वो सिस्टर ने बुलाया है। डिंग यान ने सिर हिलाया। मुझे एक बात कहनी है। क्या? अर्जुन ने पूछा। अगर मुझे कुछ हो जाए और तुम्हें कभी रेस्क्यू का मौका मिले, तो क्या तुम हुआमी गार्डन बिल्डिंग 66 में डिंग जियांताओ और उनकी पत्नी के बारे में पूछ सकते हो? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारे माता पिता? हाँ। डिंग यान की आवाज धीमी हो गई। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। बारिश शुरू हुई तब मैं उनके साथ नहीं थी। हुआमी गार्डन हमारे इलाके से ऊंचाई पर है, सन माउंटेन के पास। वे 16वीं मंजिल पर रहते हैं, वहाँ अभी पानी नहीं पहुँचा होगा। मेरी माँ को सामान जमा करने की आदत है। अगर कोई हादसा नहीं हुआ तो उनके पास आधे साल का राशन होगा। अगर मौका मिले तो एक बार देख लेना। उसकी आवाज में पहली बार कमजोरी झलक रही थी। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, मेरे पास बहुत काम है, शायद भूल जाऊं। बेहतर होगा तुम खुद चलो। इतना कहकर वह बाहर निकल गया। डिंग यान थोड़ी देर वहीं खड़ी रही, फिर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कमरा 3202 लिविंग रूम। चाई जी खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, आओ अर्जुन, ओल्ड माँ। डिंग यान, मैं तुम्हें शियाओ झाओ से मिलवाता हूँ। झाओ काई। उसने पास बैठे एक आदमी की ओर इशारा किया। उसके बाल बिखरे हुए थे, पुराने टी शर्ट में था, जैसे बहुत दिनों से कपड़े नहीं बदले हों। बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे, आंखें भी ठीक से नहीं दिख रही थीं। चाई जी के परिचय पर वह चुपचाप खड़ा हुआ। ये अर्जुन है, चाई जी ने कहा। शायद तुमसे बड़ा है, इसे भाई कहना। ओल्ड माँ को जानते हो। और ये डिंग यान है। झाओ काई ने धीमी भारी आवाज में कहा, नमस्ते। आप सबको नमस्ते। अर्जुन उसे ध्यान से देखने लगा। वह बहुत दुबला था, कुपोषण साफ दिख रहा था। ये ओल्ड माँ के बताए हुए हंसमुख लड़के जैसा बिल्कुल नहीं था। ओल्ड माँ ने आह भरी, शियाओ झाओ, इन दिनों तुम ठीक हो? झाओ काई कुछ देर चुप रहा, फिर सिर हिलाया। हाँ। फिर उसने अचानक पूछा, क्या तुम लोग सुनील को मारने वाले हो? ओल्ड माँ ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ। क्या तुम साथ दोगे? हाँ हाँ हाँ। झाओ काई की आवाज में अचानक जोश भर गया। उसने मुट्ठियां भींच लीं। मैं तैयार हूँ, बताओ मुझे क्या करना है। अर्जुन जानता था सुनील से उसका गहरा हिसाब बाकी है। मार सकते हो? अर्जुन ने पूछा। झाओ काई ने पल भर भी नहीं सोचा। सुनील के आदमी? हाँ, मैं सपने में भी यही चाहता हूँ। अर्जुन ने सिर हिलाया। ठीक है, तो बाद में तुम्हारी बारी आएगी। झाओ काई चौंका, फिर उत्साहित होकर बोला, अभी? किसे? सुनील को। अर्जुन चुप रहा। ओल्ड माँ ने योजना समझाई। सब सुनने के बाद चाई जी बोला, योजना अच्छी है, सफलता की संभावना ज्यादा है। सुनील के आदमी इतने घमंडी हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई उन पर घात लगाएगा। ये माओ शियाओचियांग पहले सिक्योरिटी गार्ड था। सुनील के साथ रहकर ताकत का नशा चढ़ गया है, उसकी चौकसी कम ही होगी। फिर उसने डिंग यान की तरफ देखा। लेकिन डिंग यान, तुम सच में ठीक हो ना? डिंग यान आत्मविश्वास से मुस्कुराई। फिक्र मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। चाई जी बोला, झाओ काई, तुम्हें सब समझ आया? झाओ काई ने सिर उठाया। माओ शियाओचियांग, क्या उसके चेहरे पर तिल वाला वही गार्ड है? हाँ। चाई जी बोला, तुम उसे जानते हो? झाओ काई ने आंखें बंद कर लीं। अगर वो राख भी बन जाए तब भी मैं उसे पहचान लूंगा। चाई जी, अर्जुन और ओल्ड माँ ने एक दूसरे की तरफ देखा। लगता था माओ शियाओचियांग भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने झाओ काई की प्रेमिका को नुकसान पहुंचाया था। अब और सवाल नहीं किए गए। चाई जी ने उसका कंधा थपथपाया। चलो, पुराने और नए सब हिसाब आज चुकता करेंगे। झाओ काई चुपचाप खड़ा हुआ। उसके बिखरे बालों के नीचे उसकी आंखों में किसी जंगली जानवर जैसी वहशी चमक थी। अर्जुन ने कहा, तैयार हो जाओ, अंधेरा होते ही हमला करेंगे। और सभी लोग तेजी से तैयारी में जुट गए। अर्जुन रोज की तरह घर लौटा।
उसने सबसे पहले अपनी इलेक्ट्रिक मोटरबाइक का हेलमेट पहना और फिर कपड़ों के अंदर लगाने वाली स्टील प्लेट ढूंढने लगा, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे स्टील प्लेट नहीं मिली। वह हैरान हो गया। मीरा दीदी। अचानक उसे एहसास हुआ कि मीरा लिविंग रूम में नहीं है। उसने तुरंत आवाज लगाई। बेडरूम से मीरा की आवाज आई, छोटे भाई, मैं यहीं हूँ, जरा रुको। अर्जुन को अजीब लगा और वह बेडरूम की ओर बढ़ा। अंदर उसने देखा कि मीरा सुई धागे से कपड़ों में कुछ सिल रही थी। वह थोड़ा चौंका और पूछा, तुम कपड़े क्यों सिल रही हो? मीरा ने जवाब देने के बजाय धागा दांतों से तोड़ा, गांठ लगाई और खड़ी हो गई। वह एक लेदर जैकेट थी। इस मौसम में लेदर जैकेट पहनना काफी गर्म होता। मीरा ने हल्की उम्मीद भरी नजरों से जैकेट आगे बढ़ाई। पहन कर देखो। अर्जुन ने हैरानी से जैकेट ली। अचानक मेरे लिए कपड़े क्यों? हाँ। जैसे ही उसने जैकेट उठाई उसे कुछ गड़बड़ लगी। वजन सही नहीं था। उसने जैकेट झटका। यह साफ तौर पर सामान्य कपड़ों से कहीं ज्यादा भारी थी। अर्जुन ने अस्तर के अंदर हाथ डाला और उसकी आंखें चमक उठीं। स्टील प्लेट। लेदर जैकेट के अंदर कई स्टील प्लेट सिली हुई थी। छाती, पेट, पीठ, कमर और कंधे सब सुरक्षित थे। यह पहले की तरह सिर्फ एक प्लेट डालने से कहीं ज्यादा मजबूत और सुविधाजनक था। अर्जुन ने मीरा की ओर देखा। वह थोड़ी घबराहट के साथ उसे देख रही थी। कैसा है? पहन सकते हो? ज्यादा भारी तो नहीं? अर्जुन ने बिना कुछ कहे जैकेट पहन ली। जैकेट उसी की थी, इसलिए फिट भी एकदम सही थी। स्टील प्लेट्स और हाल ही में बढ़ी उसकी ताकत के साथ उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत लग रहा था। लेदर जैकेट पहनते ही उसे जबरदस्त सुरक्षा का एहसास हुआ। वह खुशी और भावुकता से मीरा को देखने लगा। ये सब तुमने किया? मीरा ने राहत की सांस ली और मुस्कुरा दी। वह आगे बढ़ी, जिप बंद करते हुए धीरे से बोली, छोटे भाई, मुझे पता है मैं ज्यादा काम की नहीं हूँ। दुनिया खत्म होने से पहले मेरे माँ बाप बेटी होने से खुश नहीं थे। उन्हें दामाद चाहिए था, लेकिन धोखा खाने से डरते थे, इसलिए बेकार से राकेश पर ही समझौता कर लिया। आपदा के बाद राकेश भी कहने लगा कि मैं खाना बर्बाद कर रही हूँ और मुझे बेच देना चाहता था। जहाँ भी गई बोझ ही बनी, लेकिन तुमने मुझे अपने घर रहने दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी आवाज और धीमी हो गई। मुझे पता है मैं तुम्हें बाहर जाने से रोक नहीं सकती, इसलिए बस इतना चाहती हूँ कि तुम सुरक्षित लौट आओ। वह अर्जुन के सीने से लग गई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। मुझसे वादा करो, सुरक्षित वापस आना। इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। अर्जुन का दिल भर आया। आपदा से पहले या बाद में उसने इतनी कोमल और सच्ची औरत कभी नहीं देखी थी। शुरुआत में उसने मीरा को अपने पास स्वार्थ से रखा था, अकेलापन, खूबसूरती और घर की रखवाली के लिए। लेकिन इन कुछ दिनों में मीरा ने उसे पूरा दिल दे दिया था। अर्जुन बिना कुछ कहे उसे उठाकर मास्टर बेडरूम में ले गया। इस बार मीरा ने कोई विरोध नहीं किया। दरवाजे से बिस्तर तक वे आग और सूखी लकड़ी की तरह एक दूसरे में खो गए। कपड़े फेंक दिए गए, जूते दूर चले गए। छोटे भाई, मीरा की धीमी पुकार ने अर्जुन का खून खौला दिया। काफी देर बाद अर्जुन को एहसास हुआ कि ताकत बढ़ने के साथ साथ उसकी सहन शक्ति भी बढ़ गई थी। लगता है ताकत सिर्फ मांसपेशियों की नहीं बल्कि और भी चीजों की होती है। 1 घंटे बाद मीरा थककर उसकी बाहों में लेटी थी। शाम हो चुकी थी। अर्जुन बोला, मैं कुछ खाने को बना लाता हूँ। मीरा उठने लगी लेकिन दर्द से हिल भी न सकी। अर्जुन हंसा और उसे सुला दिया। आराम करो, आज रात मेरा इंतजार करना। उसने स्टेक पकाया। मिर्च नहीं थी लेकिन लाओगानमा था। स्टेक और लाओगानमा अलग ही मजा था। मीरा ने स्टेक देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। स्टेक अभी भी? वह सच में खुश थी। तुम्हारे साथ रहकर मैं भूखी नहीं मरूंगी। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने हथियार उठाए, जैकेट पहनी और बोला, मेरे लौटने तक किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। अगर कोई जबरदस्ती घुसे बालकनी से निकल जाना। मीरा की आवाज कांप गई। अगर तुम नहीं लौटे तो मैं भी नहीं जीऊंगी। अर्जुन मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। वह ऐसा कभी होने नहीं देगा। दरवाजा खुला। यूनिट 3202 में सब उसका इंतजार कर रहे थे। आज की रात खून और आग की रात होने वाली थी। ओल्ड माँ, ये अपने साथ रख लो। 3202 में दादी ली को अचानक कुछ याद आया। उन्होंने अपने गले से जेड का लॉकेट उतारकर माँ गुओकाई के गले में पहनाया। माँ गुओकाई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। इस बार हम इतने लोग हैं। अगर बात पूरी तरह हमारे हिसाब से न भी हुई तो भी सब सुरक्षित लौट आएंगे। दादी ली ने तुरंत उसकी बाह पर हल्का सा मारते हुए कहा, थू थू थू, ऐसी बातें मत किया करो। न हो पाया जैसा कुछ मत बोलो। फिर धीमी आवाज में बोली, अब तुम जवान नहीं रहे, आगे आगे ज्यादा मत जाना, ठीक है? ओल्ड माँ ने सिर हिलाया। मैं जानता हूँ, चिंता मत करो। शाओलियांग और शाओकाई दोनों समझदार हैं। शाओलियांग यानी अर्जुन पहले भी जानलेवा हालात देख चुका है। मैं बस साथ रहकर हौसला बढ़ाऊंगा। दादी ली ने गहरी सांस ली।
ये दुनिया ऐसी कैसे हो गई। उधर मास्टर बेडरूम में वो कियान कैजी के कपड़े ठीक कर रही थी। मैंने अंदर प्लाईवुड सिल दी है, स्टील प्लेट ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वो शायद तुम्हारे लिए भारी हो जाती। कैजी ने कपड़ों पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराया। ये सब कहाँ से सीखा? वो कियान मुस्कुराई। आज यांग मेई को देखा था, वो अर्जुन के कपड़ों में सुरक्षा प्लेट सिल रही थी। वहीं से ख्याल आया, समय कम था, इसलिए बस इतना ही कर पाई। कैजी ने संतोष से सिर हिलाया। मेरे लिए इतना ही काफी है। अर्जुन जवान और ताकतवर है, उस पर स्टील ठीक बैठती है। मेरे लिए ज्यादा वजन मुश्किल हो जाता। वो कियान ने एक हेलमेट पकड़ाते हुए कहा। यांग मेई सच में किस्मत वाली है, ऐसे वक्त में अर्जुन जैसा आदमी मिला उसे। फिर उसने आह भरी। डिंग यान के हालात देखो, कैजी ने भी धीरे से कहा। हर किसी की किस्मत अलग होती है। यांग मेई अब पूरी तरह अर्जुन पर भरोसा करती है। उसने अतीत को पीछे छोड़ दिया है। लिविंग रूम में झाओ काई सिर झुकाए बैठा था। उसके हाथ में एक फल काटने वाला चाकू था, जिसे वह चीनी के बर्तन के किनारे से धीरे धीरे तेज कर रहा था। बालकनी में डिंग यान बारिश को खाली नजरों से देख रही थी। तभी ठक ठक ठक, कमरे में सन्नाटा छा गया। झाओ काई ने हाथ रोक लिया। डिंग यान ने दरवाजे की ओर देखा। दोनों बेडरूम के दरवाजे एक साथ खुले। मा गुओकाई और कैजी लगभग एक साथ बाहर आए। कैजी ने सबकी ओर देखा और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं हूँ। अर्जुन की आवाज सुनते ही कैजी ने राहत की सांस ली। दरवाजा खुला। अंधेरी सीढ़ियों में एक लंबा चौड़ा साया खड़ा था। कैजी हंस पड़ा। भाई, कपड़ों के अंदर कितना कुछ ठूंस लिया है। अर्जुन मुस्कुराया। सावधानी में ही समझदारी है। सब तैयार हैं? बस तुम्हारा इंतजार था, ओल्ड माँ बोले। झाओ काई चुपचाप उठा और दरवाजे की ओर चला गया। सब में सिर्फ वही और डिंग यान ऐसे थे जिनके पास कोई सुरक्षा कवच नहीं था। अर्जुन ने झाओ काई को देखा। कोई अतिरिक्त हेलमेट है? इसे दे दो। झाओ काई ने सिर हिला दिया। जरूरत नहीं, धीमी आवाज में बोला। डर है कि ज्यादा पहना तो अगर वो भागा तो पकड़ नहीं पाऊंगा। अर्जुन उसकी आंखों में इरादा समझ गया। कुछ नहीं कहा। फिर डिंग यान की ओर देखा। तैयार हो? डिंग यान ने दृढ़ता से सिर हिलाया। हाँ, मैंने शब्द सोच लिए हैं। ठीक है, चलो। सब लोग खामोशी से 29वीं मंजिल की ओर बढ़े। अर्जुन और झाओ काई नीचे की सीढ़ियों में छिप गए। ऊपर की तरफ कैजी और ओल्ड माँ तैयार थे। डिंग यान ने गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। ठक ठक ठक। कमरे के अंदर माओ शाओकियांग बेपरवाही की हालत में था और झो जियाकियांग की पत्नी कियान लीडर और मजबूरी में चुप थी। पास के कमरे में उसका नाबालिग बेटा झो जिये बंद था, डरा हुआ, अपमानित और कुछ करने में असहाय। अचानक आवाज आई। माओ शाओकियांग चौंका। कुछ सुना तुमने? कियान ली ने घबराकर कहा। शायद बाहर से। माओ शाओकियांग ने शक करते हुए चाकू उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ा। कौन है? बाहर से डिंग यान की धीमी थरथराती आवाज आई। माओ, भाई माओ, मैं हूँ डिंग यान। मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया है, क्या आप थोड़ी मदद कर सकते हैं?